Okay, Malik, good afternoon. So basically with respect to chapter 1, ओके ये है अपन ने चैप्टर 1 का चालू किया होता है। ये स्ट्रक्चर आपको सबको याद होगा मेरे ख्याल से। तो चैप्टर 1 में अपने पास क्या है? तो दिस इज डे 3 ऑफ एन सीए इंटर ऑडिट। चैप्टर 1 में अपने पास क्या है? दो चीजें हैं। सबसे पहले अपन को बेसिक पढ़ना है, दूसरा स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड, नॉट ऑल स्टैंडर्ड्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर, देयर आर टू स्टैंडर्ड्स व्हिच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। यहाँ पर जो बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स के बारे में मैंने बताया आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अपने सिलेबस में है। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, दूसरा क्वेश्चन है स्कोप ऑफ ऑडिट, तीसरा है एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, चौथा है टाइप्स, पांचवा है एडवांटेजेस, नेक्स्ट इज इनहेरेंट लिमिटेशन एंड लास्ट इज रिलेशनशिप विद अदर अदर एरियाज एज सच। ये पार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड्स में अपने पास दो स्टैंडर्ड है, एक है एसए 220 एंड एक रहेगा एसए 210। ये दो है और एसए 220 एसक्यूसी 1 जैसा है। ये डिस्कशन पॉइंट अपन आज करेंगे लेटर ऑन। ओके, ये होने के बाद सबसे पहले अपन ने बात चालू किया व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। बिफोर दैट ऑब्जेक्टिव ऑडिट, मेरे को नहीं लगता अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भूलने वाला पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? सबसे पहला पॉइंट रीजनेबल एश्योरेंस देना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड दूसरा क्या है मालिक? दैट रिपोर्ट करना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, फ्रीज करते हैं। इसके बाद अपन ने बात किया था स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट अपने लिए कितने पॉइंट्स है? सबसे पहले सारे एस्पेक्ट कवर करो। दूसरा पॉइंट अपन ने देखना है ओपिनियन देते वक्त अपन जो भी सोर्स ले रहे हैं वो सोर्स रिलायबल है। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर बरोबर है कि नहीं। ओके, ऑडिट ओपिनियन में जो डिस्क्लोजर देंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के बारे में बात करेगा। चौथा सिनेरियो हम एसेस करेंगे। सर क्या एसेस करेंगे? दो चीज एसेस करेंगे, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस वर्ड की जगह मैंने आपको बताया इधर रिलायबिलिटी दिया हुआ है, तो एप्रोप्रिएटनेस रिलायबिलिटी ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया हुआ है। सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी ये दो चेक, ये इसमें दो चीज चेक करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, और हमारे ऑडिट प्रोसेस क्या रहेंगे बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिस्टम। आई एक्सप्लेन यू दैट डे। ये होने के बाद अपने को और दो चीज देखनी है, और एक चीज देखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं, और अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से नहीं है। और जो चीज आउट ऑफ स्कोप है उसको हाथ नहीं लगाना है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप है, यानी मैनेजमेंट बोलता है नहीं नहीं भाई ये तुमने कवर नहीं करना चाहिए, ये देखना नहीं चाहिए, कंस्टेंट है, तो तुमने रिपोर्ट को क्वालिफाइड करना चाहिए। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये होने के बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गए थे दैट इज एस्पेक्ट्स। सर कितने एस्पेक्ट्स है? तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया कि एस्पेक्ट्स मतलब क्या, कौन सी चीजें अपन कवर करेंगे। ओके, एस्पेक्ट्स में सबसे पहले दो चीज याद रख ले। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करना होगा और उसको रिव्यू करना होगा। दोनों चीज मैंने आपको समझाई, एक पेपर पे देखेंगे और उसको एक जाके सामने देखेंगे, रिव्यू करेंगे। ये होने के बाद अगर सही है तो ट्रांजैक्शंस के बारे में तीन चीजें सोचनी है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो एक्यूरेट है, ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट है, और ट्रांजैक्शन कैपिटल और रेवेन्यू किस नेचर का है, ये बराबर डिवाइड हुआ है कि नहीं। ये अगर सही है तो फिर देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, ये दोनों मैच कर रहे कि नहीं। अगर ये दोनों सही है तो फिर एसेट्स और लायबिलिटीज को मैच करेंगे, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एग्जामिन करेंगे। ये भी दोनों सही है तो फिर बचा क्या है, एक और एक पीएनएल चेक करेंगे। और पीएनएल भी सही है तो भाई कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन चेक करना होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसने भी अपने को अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट करना होगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू कवर विद रिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट के बाद अपन ने और एक क्वेश्चन पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑडिट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट आर देयर? दो प्रकार के ऑडिट है। पहला ऑडिट है कंपलसरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और दूसरा है वॉलंटरी ऑडिट, अपनी मर्जी का ऑडिट। मैंने आपको बताया था बहुत सारे फायदे हैं उसके ये ऑडिट करवाने के। तो अपन ने और एक क्वेश्चन देखा था एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। हाउ मेनी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आर देयर? अगर आपको याद होगा टोटल आपके पास टोटल 9 एडवांटेजेस अपन ने डिस्कस किए। 9 एडवांटेजेस किस फॉर्म में थे? सबसे पहले ओके, जो भी मैनेजमेंट के अलावा रोल प्ले नहीं करता, ओके, उसका इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है। ओके, जो मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है उनको इन एंड आउट पता रहता है मालिक। जो मैनेजमेंट का रोल प्ले नहीं करता है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है ऑडिट। दूसरा मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, ये दो चीज देखिए। फिर दो चीज डिस्प्यूट की बात करते हैं, टैक्स के कुछ डिस्प्यूट है तो उसको हैंडल करेगा, ट्रेड के कुछ डिस्प्यूट है उसको हैंडल करेगा। ये होने के बाद वेस्टेज एंड लॉसेस को मिनिमम करेगा। और इस कंटेक्स्ट में अपन ने और तीन बात की थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर मेंटेन है कि नहीं ये बताएगा, कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं ये बताएगा, अगर कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर है, कोई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, और उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने में फायदा देगा। ओके, यानी ऑथेंटिकेट पिक्चर बताएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपन ने बोला होगा और एक कॉन्सेप्ट बताया था, गवर्नमेंट को चाहिए तो कभी ऑडिट करवाना तो करवा सकता है। ये अपन ने डिस्कशन किया विद रिस्पेक्ट टू एडवांटेज ऑफ ऑडिट। यहां पर अपनी कहानी खत्म हुई थी विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट का स्ट्रक्चर। ओके, यहां पर अपन के बेसिक क्वेश्चंस खत्म हुए। और ये चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से पहला ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, स्कोप खत्म हुआ, एस्पेक्ट खत्म हुआ, टाइप्स खत्म हुआ, एडवांटेजेस खत्म हुआ। नाउ वी आर शिफ्टिंग अवरसेल्फ टू द थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। मालिक, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट समझाने के लिए ओके कॉन्सेप्चुअली आपको ये एक चीज दिमाग में रखनी होगी। अपन ने फर्स्ट डे डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑडिट में अपन ने एक चीज डिस्कशन क्या की थी मालिक, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में फर्क क्या होता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस, मैं गारंटी देता हूं, मैं सर्टिफाई करता हूं आपको, मैं सर्टिफिकेट में लिख के देता हूं कि कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं, ये होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कहीं ना कहीं एक हाथ परसेंट रिस्क है, एक हाथ परसेंट रिस्क है कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं, ओके, मैं एक हाथ परसेंट यूज कर रहा हूं वर्ड, इसका मतलब एक हाथ नहीं होगा, डिपेंड ऑन आप कितना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हो।
तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा रिस्क है जिसमें मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो गलत जा सकता है। नाउ ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, इसके कारण क्या है। What is a problem with the audit? Why you are providing reasonable assurance? Why not absolute assurance? एक क्लाइंट मुझे आके बोलता है, यार अमित ताते तू तुझे ऑडिटर अपॉइंट करता हो, तू मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे कैसे भी। अरे नहीं दे सकता मालिक मैं, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है। यही कंसेप्ट अपना अगला क्वेश्चन है। देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जो आपको ध्यान में रखने होंगे। Sir, what are these inherent limitations of audit? Okay, the conceptual point you need to understand before going on this, ये आंसर समझाने के पहले मैं आपको समझा दूं। आप ये समझिए, आप यहां पर जब ऑडिट करते हो, ओके, आप एविडेंस लेते हो और एविडेंस के बेसिस पे आप ओपिनियन देते हो। ये मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है। आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लोगे और उसके बेसिस पे आप ओपिनियन दोगे। ये अपन ने कंटेक्स्ट बात की है मालिक। अब इसी बेसिस पे जब अपन ने डिस्कशन किया कि सर एविडेंस मेरे पास आया और उसके बाद मैंने ओपिनियन दिया, एविडेंस देने वाला कौन? एविडेंस देने वाला क्लाइंट है। एविडेंस क्लाइंट से लेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं आप क्लाइंट पे ही रिलाई करोगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इस तरह के जिसकी वजह से आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने में दिक्कत आएगी। एंड दैट वेयर आवर कंसेप्ट कम्स इनटू पिक्चर, इनहेरेंट लिमिटेशन। पूरा स्टैंडर्ड यहां पर कवर नहीं है, इसलिए इस स्टैंडर्ड का खाली एक छोटा सा ब्रीफ जिक्र करेंगे। ऐसे 200 जो आपका पहला स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि पहला ही स्टैंडर्ड आपका पहले कॉन्सेप्ट में कवर हो जाता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट। जब आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट क्या पढ़ा? 2 ऑब्जेक्टिव, वही स्टैंडर्ड 200 का कंटेक्स्ट था। इनहेरेंट लिमिटेशन भी 200 के हिसाब से ही आता है। तो ऐसे 200 के हिसाब से अब अपन बढ़ते आगे मालिक। ऐसे 200 के हिसाब से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है? ओके, आप समझने की कोशिश करिए इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। पहले आप ये समझ लिए इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट के ओके आउटकम्स क्या है। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसलिए मेरे पास आउटकम्स क्या है। इसीलिए मेरे पास पहला आउटकम ये है कि भाई मैं आपको बता दूं, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। इनहेरेंट लिमिटेशन का आउटकम क्या है? मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। ये कंटेक्स्ट आपके लिए इनहेरेंट लिमिटेशन का पॉइंट है। How many inherent limitations of audit are there as per standard 200? So in this context, we have total 3 inherent limitation to be kept in mind. There are 3 inherent limitation. तीसरा तो समझ लो आप, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये 3 पॉइंट है, और चौथा जो और एक दिया है आपके बुक ने दिया हुआ है, ओके, मॉड्यूल ने दिया हुआ है, जो एडिशनल पॉइंट है एक्सेट्रा जैसा है, एक्सेट्रा, लेकिन वो तीनों के आउटकम के ऊपर ही निर्भर है। पहला पॉइंट जो आता है वो आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर वर्ड यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं पहले तीनों के हेड पॉइंट बना दूं, उसके बाद एक तीनों के कॉन्सेप्ट में जाता मालिक। सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड पॉइंट आपके लिए आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। पहला आपके लिए आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड तीसरा आता है आपके लिए टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Timeliness of financial reporting. Timeliness of financial reporting. How many inherent limitations of an audit are there? There are 3 inherent limitation of audit. वापस मैं समझा दूं inherent limitation of audit मतलब क्या है। ये 3 चीजों की वजह से मुझे दिक्कत आती है, इसीलिए ये 3 चीजों की वजह से मैं आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे पा रहा हूं। अगर ये 3 चीजें निकल जाती थी तो मैं शायद आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाता था। ये 3 चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं मालिक। What are these 3 things? पहले ये तीनों चीजों को याद रखते हैं मालिक। सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा है। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो ऑडिटर कुछ प्रोसीजर करने वाला है, जो ऑडिट करने वाला है, उसके कुछ पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टाइमलीनेस यानी जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया जाता है उसका टाइम क्या है। 3 चीजें मालिक डिफाइन करनी है आपको। वापस आते हैं, सबसे पहले ओके नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एंड थर्ड पॉइंट ओके टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड चौथा पॉइंट में ओके एक्सेट्रा जैसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें पॉइंट्स दिए हुए वापस रिपीट करने लायक नहीं रहेंगे। चौथे पॉइंट में अपन देखेंगे, एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। पहले 3 कॉन्सेप्ट को समझिए मालिक आप। सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब आपका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है वो किस बेसिस पे रिपोर्ट किया हुआ है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस बेसिस पे रिपोर्ट किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपने जो एफएस बनाए हुए हैं, आपने जो बैलेंस शीट बनाई है, आपने जो पीएनएल बनाया हुआ है, आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, आपने सारी चीजें जो बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बंडल बनाया हुआ है, ये किस बेसिस पे रिपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
यूजुअली बहुत कॉमनली हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे हमेशा, ओके, हमें उसके पहले मैं एक समझा दूं। मेरे ख्याल से जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा अपन किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, IFRS, ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क, दिस इज नथिंग बट ए फ्रेमवर्क टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। These are nothing but a framework to report a financial statement। यानी इनके बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे जो मैं पब्लिक को दूंगा। मैं शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूं, जो मैं शायद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूं, शायद मैं IFRS फॉलो करूं, या अगर मैं शायद बाई चांस, एक एग्जांपल, मैं कोई एक सब्सिडरी हूं यूएस के ऑर्गेनाइजेशन की, यूएस का ऑर्गेनाइजेशन मेरा मेन ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी मैं सब्सिडरी इंडिया में हूं। सब्सिडरी मतलब उसकी सिस्टर कंसर्न, शायद आपने लॉ में पढ़ा होगा, ओके, या इवन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे, ओके, जो आपके अकाउंट्स ग्रुप 2 में आने वाला है, ओके, वहां पर आप सब्सिडरी है। अब इमेजिन करो मेरे को यूएस के गैप के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, तो नाउ ये सब क्या है मालिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब क्या है? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है? नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किया, लेकिन क्या बेसिस पे रिपोर्ट किया? एक फ्रेमवर्क के बेसिस पे रिपोर्ट किया। एंड ये फ्रेमवर्क, एग्जांपल आप जो फॉलो करोगे वो रहेगा, इस फ्रेमवर्क को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालिक? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बेसिस पे एंटिटी के, क्या बेसिस पे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं? क्या बेसिस पे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं? ये डिस्कशन इसमें आता है। क्या बेसिस पे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, दैट इज डिस्कस्ड इन दिस कंटेक्स्ट। तो यहां पर अपना डिस्कशन में क्या आ रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या फॉलो किया है। तो पहला इनहेरेंट लिमिटेशन, बिफोर दैट, ओके, मैं आपको वापस बता दूं, ओके, मतलब क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब क्या? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किया। क्या बेसिस पे रिपोर्ट किया? दैट इज कॉल्ड ए फ्रेमवर्क। इसीलिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोला जाता है मालिक? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क के बेसिस पे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। अब मालिक प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हु विल डिसाइड दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इज दिस डिसाइडेड बाय ऑडिटर? नो, दिस इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कौन? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी, ओके, जो डील कर रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो प्रिपेयर कर रहा होगा, वो ये फ्रेमवर्क ये फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बताएगा कि हम क्या फॉलो करने वाले हैं। इट में हैपन दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन को इंडेक्स फॉलो कर रहा है। अब यहां पर क्या होता है, प्लीज ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, तो आपको समझेगा लिमिटेशन का मतलब क्या है। ओके, कॉन्सेप्चुअली एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट जजमेंट। मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगाता है और उसको लगता है कि ये फ्रेमवर्क मेरे लिए सुटेबल है। लेट टेक एन एग्जांपल, पॉइंट समझने को करो, पॉइंट समझने को करो, ओके, इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझो। ओके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स फॉलो करती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को इंडेक्स बोलता है। इंडेक्स क्या बोलता है? ये ऑर्गेनाइजेशन WDV भी फॉलो कर सकती है डेप्रिसिएशन के लिए, और SLM भी कर सकती है। WDV भी कर सकती है, SLM भी कर सकती है, यानी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है। अब पॉइंट समझो, लॉजिक समझो। ओके, ये कौन डिसाइड करेगा कि WDV फॉलो करना है? ये कौन डिसाइड करेगा कि SLM फॉलो करना है? मैनेजमेंट। Let management, this is decided by management, this is not decided by auditor, because management is following that index। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया WDV करना है, या मैनेजमेंट ने डिसाइड किया SLM करना है। मैनेजमेंट ने SLM क्यों डिसाइड किया? एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को बताओ, SLM रहा तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज फिक्स रहेगा, 20% SLM में एज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब अगर 20% WDV रहता है या 20% SLM है, दोनों कॉन्सेप्ट में समझिए। मेरे को बताओ, PNL में एक्सपेंडिचर बुक किसमें ज्यादा होगा? एवरी ईयर पीएनएल में एक्सपेंडिचर बुक किसमें ज्यादा होगा? अगर मैं एसएलएम फॉलो करूंगा तो पीएनएल में एक्सपेंडिचर ज्यादा बुक होगा, या मैं डब्ल्यूडीवी फॉलो करूंगा तो पीएनएल में एक्सपेंडिचर ज्यादा बुक होगा? प्रैक्टिकली सोच के बताओ, लॉजिकल एकदम सिंपल है। अगर मैं एसएलएम करता हूं तो 100% एवरी ईयर 5 साल के अंदर एसेट्स का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, एसेट्स को अपन, ओके, एसेट्स अपने पास रहेगा नहीं रहेगा वो डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुक्स के ऊपर तो खत्म हो जाता मालिक। यही कॉन्सेप्ट आप समझिए, यानी इसका मतलब, ओके, एसएलएम अगर फॉलो करूंगा तो पीएनएल में मेरा प्रॉफिट में इंपैक्ट होने वाला है मालिक। ओके, यानी मेरे को बताओ, अगर एसएलएम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे 5 साल 4 साल के लगातार जो प्रॉफिट्स होंगे वो कहीं ना कहीं कम डिस्प्ले होंगे। नाउ मैनेजमेंट डिसाइड, क्योंकि डब्ल्यूडीवी और एसएलएम दोनों अपने लिए एप्लीकेबल है, ओके, टू रिड्यूस द प्रॉफिट्स एंड अदर थिंग, ओके, वी आर फॉलोइंग एसएलएम।
अरे भाई गलत नहीं है, इट्स ए जजमेंटल पॉइंट। ओके, ये जजमेंट था, मैनेजमेंट का जजमेंट था, और मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाया कि भाई नहीं, इस पे एसएलएम करना है, क्योंकि हमको जो फ्रेमवर्क मिला है वो फ्रेमवर्क दोनों का दे रहा है। तो जब ये चीजें होती है तो यहां पर ऑडिटर के लिए सबसे पहला लिमिटेशन आता है कि ही नीड टू फॉलो द मैनेजमेंट के जजमेंट के फ्रेमवर्क। ऑडिटर अपना फ्रेमवर्क नहीं लगाएगा। इसको और एक एग्जांपल देता हूं, आप समझिए इस एग्जांपल को, आप प्रैक्टिकली समझिए इस एग्जांपल को। मेरे ख्याल से पहला एग्जांपल समझा, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, ठीक है। दूसरा, ओके, अब समझना शुरू हो, जब भी अपन कोई प्रोविजंस की एंट्री पास करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, प्रोविजन की एंट्री पास की होगी आपने, आपको हमेशा है ना बुक क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दो, 2% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दो। ये 2% 5% क्या बेसिस पे निकालता है? मैनेजमेंट क्या बेसिस पे ये 2% 5% निकाल रहा है? मेरे को बताओ तो सही। अब मेरे को बता, अगर मेरे को प्रॉफिट कम करना है तो मैं 2% दूंगा या 5% दूंगा? 5% दूंगा। इस साल का प्रॉफिट कम करना है ताकि मेरे को टैक्स कम भरना पड़े। और अगर मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है ताकि मेरे को बुक्स को इन्फ्लेट करना है, तो मैं प्रोविजन की कितनी परसेंटेज दूंगा? 2%। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वॉट एक्चुअली ए जजमेंटल, बिकॉज प्रोविजन इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। मैनेजमेंट अप्लाई देयर assumptions, मैनेजमेंट विल अप्लाई देयर assumptions। यू कांट क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई यार मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये पॉइंट समझिए आप समझ में आ रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट विल डिसाइड विच फ्रेमवर्क दे नीड टू फॉलो। और इसीलिए ये आपका पहला डिस्कशन होता है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे सबसे पहला लिमिटेशन आता है, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज फॉलोड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आर डिसाइडिंग व्हाट एक्चुअली फ्रेमवर्क दे नीड टू फॉलो, एंड ऑन दैट बेसिस, एग्जांपल, सर्टेन assumptions आर देयर, दीज आर टेकन बाय मैनेजमेंट। देयर इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जब भी कोई एजम्पशन होता है, अनसर्टेनिटी के डाउट आते हैं यार। एग्जांपल बोला मैंने आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखिए ना यार, प्रोविजन देने का मेरे को बताओ, प्रोविजन मतलब कहीं ना कहीं मैं बैलेंस शीट को कम कर रहा हूं और कहीं ना कहीं मैं पीएनएल में भी कम कर रहा हूं मालिक। अब ये चीज डिसाइडिंग करने वाला कौन रहेगा? मैनेजमेंट। इसीलिए ऑडिटर बोलता है भाई इस पे मैं क्या बोलूंगा, इस पे मैं क्या डिस्कशन करूंगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो फॉलो कर रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, एंड एजम्पशन, डोंट यू थिंक एजम्पशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मे चेंज? And this is one of the first limitation. Okay, यहां पर okay, acceptable interpretation आने चाहिए, acceptable judgments आने चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है यार, बहुत बहुत बार होता है। तो इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाते हैं, यानी इसमें ऑडिटर बोलता है देखो भाई मेरे हिसाब से ऐसा है लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा किया हुआ है। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसीलिए मैं तुमको रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने की संभावना बहुत मुश्किल होगी इसमें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा है मालिक? ये कॉन्सेप्ट आता है तेरा पहला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब ये पहला पॉइंट तेरा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाता है मालिक, सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर? प्लीज अंडरस्टैंड, यानी ऑडिटर जो प्रोसीजर करेगा उसमें कुछ लिमिटेशंस है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और ये शायद आपको समझ में भी आ जाए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में ये लोग तीन प्रोसीजर के बारे में, तीन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला, ओके, मेरे को बताओ आप एविडेंस किससे ले रहे हो? आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, लेकिन लोगे किससे मालिक? फ्रॉम हुम यू विल परचेज दिस एविडेंस, फ्रॉम हुम यू विल टेक दिस एविडेंस। परचेज बोल रहा हूं मैं, क्या बड़बड़ कर रहा हूं, ये हो गया भाई, पूरा दिन अकेले अकेले बात करते करते हो गया। फ्रॉम हुम यू विल टेक द एविडेंस, किसके पास जाओगे? क्लाइंट के पास जाओगे मालिक एविडेंस लेने के लिए। अब ये पॉइंट सोचो, लॉजिकली लगाओ, अगर क्लाइंट के पास गए एविडेंस लेने के लिए तो ऐसा हो सकता है, मैनेजमेंट को मालूम है ये एविडेंस दूंगा तो प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट में नॉट गिव दैट एविडेंस ओनली, मैनेजमेंट में नॉट गिव। यानी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसा है कि यू नीड टू रिलाई ऑन मैनेजमेंट टू गेट द ऑडिट एविडेंस, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट में नॉट गिव द ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट का पॉइंट है, मैनेजमेंट नहीं दे रहा है ऑडिट एविडेंस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है ऑडिट एविडेंस के रेस्ट्रिक्शन में, ऑडिट प्रोसीजर्स करने के इसमें। अब ये आपका डिस्कशन आएगा, ओके, वो आपके डिस्कशन आपके दिमाग में जो आएगा वो मैं बात करता हूं थोड़ी देर में, 2 मिनट के बाद बात करते हैं उसको। लेकिन पहला पॉइंट आप समझिए, मैनेजमेंट में नॉट गिव ऑडिट एविडेंस, इंटेंशनली प्रोवाइड नहीं कर रहे हो क्योंकि उनको मालूम है फ्रॉड है, उनको मालूम है यार उनसे गलती हुई है, उनको मालूम है उनको एरर हुआ है, तो इंटेंशनली आपको ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो क्या करेगा तू? मेरे को बता तो सही, क्या करने वाला है तू? कुछ नहीं कर सकता। अभी तू बोलेगा सर मैं जाऊंगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैं बात जो कर रहा हूं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या फ्रॉड वॉड? अरे वो जो फ्रॉड करेंगे वो कंपनी के लेवल तक नहीं रहता रे भाई, अपन जो ढूंढ रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फ्रॉड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करता है, ये पॉइंट का है। तो मैनेजमेंट में नॉट गिव, इंटेंशनली नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट बोलता है इंटेंशनली नहीं दे रहा है, और ऐसा भी हो सकता है अनइंटेंशनली भी नहीं दे रहा हो।
ओके, इट में हैपन कि भूल गए, वो उनको मालूम नहीं पड़ा और तू तेरे हिसाब से रिलाय कर लिया तूने। ओके, कुछ पॉइंट रहा, एग्जांपल तुझे एडिशनल कुछ मांगना था, तूने एडिशनल मांगा, वो मांगा नहीं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो मैनेजमेंट में नॉट गिव। सेकंड, ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट में देमसेल्फ इन्वॉल्व इन फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो मेरे को बता दो, तेरे को एविडेंस दिया जाएगा, वो क्या तेरे को नहीं लगता कि फॉर्ज करके दिया नहीं जाएगा? तेरे हाथ में जो एविडेंस आने वाला है, मेरे को बता, अगर मैंने फ्रॉड किया हुआ है तो तेरे को जो एविडेंस दिखाऊंगा मैं फ्रॉड का ही दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने मुझे 10,000 की फीस दी है, ओके, और मेरे को अगर फ्रॉड करना है और मेरे को जीएसटी दिखानी नहीं है 10,000 के ऊपर, मेरे को खाली 5,000 के ऊपर दिखाना है। आप मेरे को बताओ, मैं जो रिसीट रखूंगा वो रिसीट कौन सी दिखाऊंगा तुम्हें? और तुम अगर एज ए ऑडिटर आते हो तो मैं कौन सी रिसीट दिखाऊंगा? मैं 10,000 वाली रिसीट दिखाऊंगा या 5,000 वाली रिसीट दिखाऊंगा? मैं फर्जी रिसीट बनाऊंगा। अरे यही तो पॉइंट समझा रहा हूं, लिमिटेशन है, तू कुछ नहीं कर सकता है। ये आइडेंटिफाई करना, अरे पॉइंट समझ, तुझे फ्रॉड ढूंढना नहीं है। मेरे को पता ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रॉड ढूंढना है क्या? गड़बड़ मत कर। Your objective is not to identify fraud. You are going in wrong direction if your objective is identifying fraud. Your objective is nothing to do with fraud. You are not identifying fraud. Make it clear first. तुम फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉइंट नहीं किए गए, फिर तो सर काय के लिए अपॉइंट किए गए हमें? अरे तो पहले दिन वही तो समझा रहा हूं, टू प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। तुझे अपॉइंट इसके लिए किया हुआ है। ओके, हाँ, फ्रॉड अगर हुआ तो मैनेजमेंट तेरे को जो देगा उसके ऊपर तू रिलाय करने वाला है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसिडरेशन, बिगेस्ट प्रॉब्लम, सेकंड लिमिटेशन, ये ध्यान में रख। और तीसरा लिमिटेशन है जो शायद तेरे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, पुलिस के पास जावे, हम किसके पास जावे, हम ऐसे बतावे, हम वैसे बतावे, गवर्नमेंट के पास जावे, ओके, मोदी जी के पास जावे। अरे मेरे भाई, यू आर नॉट अ इन्वेस्टिगेटर। यहां पर तू इन्वेस्टिगेटर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तू। इन्वेस्टिगेटर के पावर कुछ अलग हो सकते हैं, यहां पर तेरे पास द लीगल पावर विथ ऑडिटर बहुत रेस्ट्रिक्शन है। लीगल पावर ऑफ ऑडिटर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। यानी अगर तेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, तेरे पास सर्टेन पॉइंट्स बताए जाते हैं, लेकिन तेरे को ऐसा नहीं होता कि तू डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा ही मंगाएगा। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, लीगल पावर विथ ऑडिटर नहीं, देयर इज नो लीगल पावर विथ ऑडिटर कुछ कर सके वो। ओके, यहां पर वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, वो शेयर होल्डर को बता सकता है कि भाई यार ये लोग नहीं दे रहे, बस। इससे ज्यादा उसके पास कोई लीगल पावर नहीं है भाई। लीगल पावर विद ऑडिटर नहीं है अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे तो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। यानी तू मेरे को बता, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी दिक्कत आ रही ना मालिक, ये लोग वही समझा रहे हैं। दैट इज योर सेकंड लिमिटेशन। और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अपने ऑडिट प्रोसीजर के नेचर ऐसे है कि अपने को क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। अपन खुद डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, क्लाइंट से अपन डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अब क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, क्लाइंट डॉक्यूमेंट ही ना देवे, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। दूसरा, अगर क्लाइंट ने ही फ्रॉड किया हुआ है तो क्लाइंट जो डॉक्यूमेंट देगा वो फ्रॉड देगा, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। ओके, और याद रखना, जब फ्रॉड के सस्पिशियस होते हैं, सस्पिशियस कुछ होता है तो अपने को देखना है। ओके, बाकी अदर देन दैट फ्रॉड ढूंढते थोड़ा ना बैठना मेरे को। सेकंड पॉइंट, वी आर नॉट हियर टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड, मेक इट श्योर ये अंडरस्टैंड करिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट है, ओके, कितना भी करिए, ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है। ऑडिटर डज नॉट हैव एनी लीगल पावर, ओके, टू गो अहेड अगेंस्ट द क्लाइंट, एंड दैट इज योर सेकंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। And the third and last concept is timeliness of financial reporting. अब देखिए, ओके, लास्ट वाले पॉइंट को समझिए, लास्ट वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। मेरे ख्याल से पहले दो पॉइंट क्लियर है मालिक, ओके, इनहेरेंट लिमिटेशन के, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन के पहले दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको। ओके, सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर ही ऐसे है कि दिक्कत हो रही है। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर ही ऐसे है हमारे कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे मालिक। अब तीसरा सिनारियो जो हमारे पास आता है वो है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जिस टाइम पे रिपोर्ट किया जा रहा है या जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी टाइम पे अपन क्यों नहीं चेक कर सकते? ओके, एक चीज मैंने आपको और एक समझाई थी व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू जब ऑडिट करने का, वी डोंट डू 100% ऑडिट। Why we don't do 100% ऑडिट? मैंने आपको बताया, रिसोर्स को लगाना, रिसोर्स को मैनेज करना, ओके, कॉस्ट बेनिफिट मैनेज करना। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट को मैनेज करने का ग्राउंड इज नॉट ए वैलिड रीजन कि तू ऑडिट नहीं कर रहा है। सर, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, बेनिफिट बहुत कम है, ओके, दिस कैन नॉट बी ए ग्राउंड कि मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूं। सर, दिस कैन नॉट बी ए ग्राउंड, दिस ग्राउंड कैन नॉट बी। तू अगर ये ग्राउंड बोलेगा ना कि सर हमको कॉस्ट ज्यादा लग रही थी और बेनिफिट कम मिल रहा था इसलिए मैंने ऑडिट नहीं किया, ये एरिया इसलिए छूट गया और मुझे मालूम नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशन है, हाथ ऊपर कर रहा हूं सर, अरे नहीं भाई, ये कर ही नहीं सकता। दिस इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड।
Okay, but you need to understand something. Okay, timeliness. ओके यू विल बी डूइंग द ऑडिट दैट फॉर श्योर। अब वो ज्यादा ऑडिट करोगे, कम ऑडिट करोगे, ऑडिट कब करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जांपल मेरे को बताओ, सैलरी हर महीने जाती है, लेकिन शायद सैलरी का ऑडिट मैं हर महीने ना करूं, सैलरी का ऑडिट मैं ईयर एंड पे करूं, शायद सैलरी का ऑडिट मैं 6 मंथली करूं। अब यहां पर ओके एक्चुअली फ्रॉड हुआ रहेगा अप्रैल में, लेकिन हमको मालूम पड़ेगा सितंबर में, बिकॉज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लीज डू अंडरस्टैंड। और उस टाइम तक शायद वो इस देखो जितना ज्यादा टाइम हो जाता है फ्रॉड होने के लिए, उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर, मतलब जब जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तभी मालूम पड़ा तो फ्रॉड डिटेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जितना डिले होगा ओके फ्रॉड करना उतना ही मुश्किल बन जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज कमिंग इन थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन से कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो टाइम है उसी टाइम पे ऑडिट करना इज ए बिग चैलेंज फॉर एन ऑडिटर्स। कॉस्ट बेनिफिट इश्यूज आते ही आते हैं मालिक, कॉस्ट बेनिफिट इश्यूज आते ही आते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड। मैं ऐसा एज ए ऑडिटर मैं कभी नहीं बोल सकता ओके इनहेरेंट लिमिटेशन बेनिफिट्स आर लेस एंड कॉस्ट इज मोर, ये लिमिटेशन नहीं है मालिक। मैं क्या बता रहा हूं ओके मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूं ओके आई एम डूइंग द ऑडिट, बट आई एम नॉट डूइंग द ऑडिट एज सुन एज द ट्रांजैक्शन ऑकर, आई एम नॉट डूइंग द ऑडिट एज सुन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज प्रिपेयर्ड, एज सुन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, आई मे टेक सम टाइम। तो एज आप समझने शुरू, जितना ज्यादा डिले करोगे उतना हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं आपसे वो डिटेक्ट ना हो, एंड दिस इज अगेन अ लिमिटेशन पॉइंट। अगेन आई एम टेलिंग यू ओके इसका लिमिटेशन ये नहीं है, ये गलत होगा कि मैं ऑडिट प्रोसीजर इसलिए नहीं परफॉर्म किया क्योंकि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा था ज्यादा, ओके मेरे को बहुत पैसा कम मिल रहा है इसलिए मैंने कम कम फटाफट उड़ा दिया। अरे बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ओके यही आपको समझना जरूरी होगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थर्ड पॉइंट, टाइमलीनेस। तो फिर सर इस कंसेप्ट में क्या हुआ है ओके यार सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते उसी टाइम पे चेक करने के लिए जब फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है। वी डोंट गेट ए सफिशिएंट टाइम एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज उसी टाइम पे चेक करने के लिए जब रिपोर्ट्स बनती है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसिडरेशन मालिक। अब इसीलिए सर मैं नहीं चेक नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरे को चेक करना ही करना है, लेकिन उसी टाइम पे नहीं कर सकता जब ट्रांजैक्शन हुआ है, एंड ये हुआ तेरा तीसरा लिमिटेशन। दिस इज योर थर्ड लिमिटेशन। तो ऐसे एज पर ऐसे 200 ओके हाउ मेनी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आर देयर? देयर आर 3 मेन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये 3 मेन कारण है। और उसके बाद मैंने आपको जो दी है वो पंचायती दी है। पंचायती में क्या है? सबसे पहली पंचायती मैंने आपको बता दिया था फ्रॉड की एक्सेट्रा में, इन लोग ने वापस वही पॉइंट बताया मालिक। एक सेकेंड मालिक। ओके एक्सेट्रा में वो लोग पहला पॉइंट वही बताते हैं कि फ्रॉड किया होगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर अबाउट कोल्यूजन। देयर इज 2 पर्सन्स मेकर एंड चेकर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं इसको अपन, ड्यूटी को डिवाइड करना। ओके एक को मैंने मेकर बनाया, एक को चेकर बनाया। मेकर तू बनाएगा, ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा, और चेकर तू चेक करेगा और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। अब इमेजिन करो अगर मेकर एंड चेकर दोनों मिल गए, भले ही मेरे पास मेरे लॉजिक से क्या है मेकर चेकर अलग अलग है, लेकिन ये दोनों आपस में मिले हुए थे और फ्रॉड कर लिया, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच विल हैपन। तो यहां पर कोल्यूजन होने के चांसेस है जो तुझे मालूम नहीं पड़ने वाले, जो तुझे नहीं मालूम पड़ने वाला। अरे तेरे सामने थोड़ा ना बोलेंगे हमने आपस में मिलकर साला गेम किया हुआ है, ऐसा थोड़ा ना बोला जाएगा। मेकर एंड चेकर कोल्यूजन, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, द फ्रॉड का सिनेरियो। दूसरा पॉइंट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगेन सिमिलर पॉइंट रे। ओके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ओके मालिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगेन कॉन्सेप्चुअली पॉइंट बात करें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज समथिंग विच इज लिंक्ड विद रिलेटेड पार्टी। अपन ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारा रिलेटेड पार्टी है। और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आप लोग अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ओके लॉ में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अपन डिस्कस करेंगे। रिलेटेड पार्टी अभी के लिए इतना है कि भाई एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शन कुछ मेरे बिजनेस के लिए हुआ रहेगा, मेरे भाई के साथ हुआ रहेगा, 101% मैं भाई से थोड़ा ना पूरी फीस लूंगा अगर मेरे भाई मेरे से पढ़ रहा होगा तो। अब यहां पर मैं ऑर्गेनाइजेशन को बताता नहीं हूं कि मेरा भाई है, ओके मैं ट्रांजैक्शन कर लेता हूं, ओके या मैं ट्रांजैक्शन करता हूं और मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूं, ओके इसको डिस्काउंट देता हूं, मैं कुछ और कारण बताता हूं, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन गोज विद फ्रॉड। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, अगेन ये फ्रॉड की चीजें रे, मैं वापस बोल रहा हूं ये इसलिए एक्स्ट्रा लिखा मैंने, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अब मेरे को बताओ अगर वो नॉन कंप्लायंस कर रहे होंगे, ओके बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वो बताएंगे यार कि हमने नॉन कंप्लायंस किया है, प्लीज देख लो हमने कंप्लायंस नहीं किया। ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन। आप क्या करोगे? एग्जांपल बोल रहा हूं, लेट टेक एन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसके लिए नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन।
अपना क्लाइंट देखे, अपन क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब चेक किए, पीएनएल, बैलेंस शीट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, सब कुछ, एक एक आइटम को वाउच किया, एक एक आइटम को वेरीफाई किया अपन ने सब कुछ देखा रे, सब कुछ, एक एक चीजें देखी मालिक, एक एक चीजें देखी। और वो सारी चीज देखने के बाद मुझे लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जबरदस्त है भाई, ट्रू एंड फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जबरदस्त है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये मैंने पूरा चेक किया मालिक। लेकिन ओके, आप समझना शुरू करो, कॉन्सेप्चुअली दिमाग में डालो। ओके, ये अपना जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, उसने हमको बताया नहीं कि चाइल्ड लेबर है उसकी फैक्ट्री में, और अपन भी फैक्ट्री विजिट नहीं की, वो एक फैक्ट्री पे छोटा सा पॉइंट था, इसलिए अपन ने फैक्ट्री विजिट नहीं की, अपने को मालूम ही नहीं पड़ा चाइल्ड लेबर है। अब मेरे को बताओ, चाइल्ड लेबर इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉट परमिटेड। अब जिस दिन ये डिटेक्ट हो गया चाइल्ड लेबर है, डोंट यू थिंक गोइंग कंसर्न भी इंपैक्ट होगा? डोंट यू थिंक फाइन पेनल्टी सब आएगा? और इसकी वजह से डोंट यू थिंक तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर? अरे ये डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी था, इसीलिए दैट इज योर थर्ड एस्पेक्ट, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। कुछ नहीं कर सकता, तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हुआ है, बिकॉज सारे लॉज एंड रेगुलेशन थोड़ी ना तेरे को मालूम है। तू ज्यादा से ज्यादा क्या देखेगा, टैक्स बरोबर भर रहे कि नहीं, जीएसटी बरोबर भर रहे कि नहीं, कंपनी एक्ट के जो रिजोल्यूशन पास करने वो तू, अरे इससे कितने एलिमेंट्स होंगे जो कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे, बताएंगे नहीं वो। दैट इज योर थर्ड एलिमेंट विथ नॉन कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन। एंड ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स हो, फ्यूचर इवेंट्स हो, जो मैनेजमेंट तुझे नहीं बताए, जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट आए। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट का आपस में डिसीजन चल रहा है ओके, फ्रॉड करने का। अब ये एग्जाम्पल, कुछ अगर कंपनी है, जैसे नीरव मोदी का कॉन्सेप्ट आया ओके, ये कॉन्सेप्ट आया ओके, ऐसा अभी इस पे अपन डाउट नहीं करेंगे कि ऑडिटर को पता था नहीं पता था, बैंक केस में डोंट यू थिंक ऐसा हो सकता है उन्होंने बताया ही नहीं होगा कि हम ऐसे करने वाले हैं? ऐसा हो सकता है, द ऑडिटर में भी जेन्युइन, आई एम नॉट अवेयर, मैंने वो पूरा केस स्टडी मैंने दिखा नहीं है ओके, लेकिन वो बैंक में पीएनबी का जब फ्रॉड हुआ ओके, ऐसा हो सकता है वो ऑडिटर को कुछ आइडिया ही नहीं था, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑडिटर को बताया ही नहीं गया था, लेकिन उनको मालूम था फ्यूचर अनसर्टेनिटी है भी गोइंग कंसर्न की, मैनेजमेंट को खुद को पता था कि नहीं भाई यार प्रॉब्लम आने वाला है, ये डिस्क्लोज होने वाला है आगे, तो अभी बताते नहीं है गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट क्या है। मैनेजमेंट को पता था कि गवर्नमेंट कुछ प्लस माइनस चेंज करने वाली है, अपने प्रोजेक्ट को बंद करने वाली है। एग्जांपल, वी आर इनटू प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग ओके, और गवर्नमेंट अभी नोटिफिकेशन निकालने वाला था, ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन भाई मैंने ऑडिटर को पास नहीं की, ऑडिटर को मालूम ही नहीं पड़ा ये चीजें इंपैक्ट है, और इसकी वजह से अपने रिपोर्ट बरोबर दे दिया। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच दे हैव गिवन एक्सेट्रा करके, बट ये तेरा पूरा कंबाइन आंसर बनता है। दिस इज योर 4 पॉइंट्स टू बी टेकन केयर। 3 मेन पॉइंट है और चौथे पॉइंट में एक्सेट्रा मल्टीपल पॉइंट्स है, अदर मैटर्स ओके, अदर मैटर ऐसे करके दिया हुआ है। तो दिस इज योर इनहेरेंट लिमिटेशन। तो हाउ मेनी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आर देयर एज पर एसए 200? एज पर एसए 200 ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड के नंबर को अभी दिमाग में रखने की याद, मतलब दिमाग थोड़ी मत करो ओके, ये एक लेक्चर कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको डिस्कशन में आऊंगा ओके। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या क्या रहेगा? सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड सिनेरियो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड लास्ट पॉइंट इज अदर्स। अदर्स में तू 4 पॉइंट क्या क्या रखेगा? सबसे पहला फ्रॉड, दूसरा पॉइंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तीसरा पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड लास्ट पॉइंट गोइंग कंसर्न का फ्यूचर अनसर्टेनिटी है लेकिन बताया नहीं है। 4 पॉइंट अपने लिए इंपैक्टेड है। मालिक आत्मा क्लियर है? दिस इज वेयर आवर स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर ओके। तो यहां पर अपन देखते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन, एक बार अपन टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, व्हाट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट? देख लीजिए मालिक, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट एज पर एसए 200, मैंने आपको बताया एसए 200 का जिक्र इधर रहेगा। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0। अब ये ऑडिट रिस्क टू 0 क्या है, ये डिस्कशन अपन बाद में रखेंगे ओके, एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मैंने बोला ऑडिट रिस्क टू 0 नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसलिए नहीं आता। और अगर आपको याद होगा ओके, पूरा डिटेल डिस्कशन ऑडिट रिस्क का मैं बाद में करूंगा, लेकिन ऑडिट रिस्क एकदम सिंपल टर्म में मैंने क्या समझाया कि भाई मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो गलत है ओके, मेरा जो ओपिनियन जा रहा है ओके, यानी मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन हो सकता है उसमें फ्रॉड हो सकता है उसमें एरर हो, दैट इज व्हाट आवर डिस्कशन इज okay, and cannot therefore obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of an audit. The inherent limitation of audit arise from pehla point, nature of financial reporting. The preparation of financial statements involve judgment of by management.
इट ऑल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस, आप समझने को शुरू, सब्जेक्टिव डिसीजंस और असेसमेंट्स और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके सर क्या क्या है इसमें, अगर आपको याद है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन की एंट्री मैंने आपको बताई थी। ओके सब्जेक्टिव डिसीजन, एसएलएम दोनों, डब्ल्यूडीवी दोनों दोनों यूज कर सकते हो। ओके मैनेजमेंट बोलता है हम एसएलएम करेंगे, सब्जेक्टिव डिसीजन है, वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट मैटर है। ओके असेसमेंट्स, असेसमेंट्स के कंटेक्स्ट में एकदम क्लियर कट आएगा, उनके असेसमेंट्स कुछ किए होंगे और अपने असेसमेंट्स के हिसाब से कुछ आ रहा होगा। एग्जांपल, ओके देयर असेसमेंट्स अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू देयर असेसमेंट्स अबाउट डेटर्स एंड देयर असेसमेंट अबाउट क्रेडिटर्स आर वेरी तोड़ है एकदम, मतलब उनको लगता है डेटर्स और क्रेडिटर्स में फ्रॉड होने की संभावना है। किसको? मैनेजमेंट को। इसलिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे कंट्रोल ज्यादा है, लेकिन बाकी किसी पे कंट्रोल कम रहेंगे। देर उनका असेसमेंट है, किसका? मैनेजमेंट का। इसीलिए ये चेंजेस है, कुछ नहीं कर सकते इस पे आप, आपके लिए दिक्कत आएगी, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज सच, उनका जजमेंट और अपना जजमेंट, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। दूसरा सिनारियो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये तो एकदम पांचट आंसर था। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट और दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। हो सकता है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देवे, नहीं देवे, ओके, जो आपके लिए रिलेवेंट भी है और आपने मांगी भी है, आइदर ऑफ इट। दूसरा, फ्रॉड। Fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it. Therefore, audit procedures may be ineffective for detecting an intentional misstatement that involve collusion to falsify documentation, which may cause the auditor to believe that audit evidence is valid when it is not. लॉजिक सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, फ्रॉड रहा तो सामने वाला एविडेंस ही वैसा देगा जिसमें तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को रिलाई करना पड़ेगा, तेरे को ऐसे कहीं पर भी डाउट नहीं आ रहा भाई, तू उस पर ही रिलाई करने वाला है, और यू आर बिलीविंग दैट इट इज करेक्ट, विच इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट डिस्कस्ड हियर. The auditor is neither trained or nor expected to be an expert of authentication of documentation. ये तो मैंने आपको बताया यार पहले. You are not here to detect the fraud. यू आर नॉट हियर टू डिटेक्ट द फ्रॉड. तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है, तुम फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा ना हो, तुम इन्वेस्टिगेटर थोड़ा ना हो. एंड लास्ट पॉइंट अगर याद होगा तो, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग. अकॉर्डिंगली द ऑडिटर हैज नॉट गिवन स्पेसिफिक लीगल पावर्स सच एज पावर ऑफ सर्च, सर्वे. ये ऐसा कोई पावर हमारे पास नहीं है इन्वेस्टिगेशन के, इसीलिए तू कुछ नहीं कर सकता, यहां पर कुछ भी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है मालिक? ओके. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंसेस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया था, एंड बैलेंसेस बिटवीन, ओके, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, कॉस्ट एंड बेनिफिट को बैलेंस रखना. द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर. ये समझ में आया क्या सबको? ऑडिटर ये बोल के हाथ नहीं झटका सकता कि भाई यार मेरे को बेनिफिट बहुत कम थे और कॉस्ट बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किया. ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा मालिक. Appropriate planning assist in making sufficient time and resources available for conduct of audit. अगर आप प्लानिंग सही तरह से करते हो तो रिसोर्सेज बरोबर अवेलेबल होंगे. नॉट विथस्टैंडिंग दिस, मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए फिर भी द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम. मैंने क्या बताया आपको, इंफॉर्मेशन जितना डिले मिलेगा उसमें से आइडेंटिफाई करना उतना मुश्किल होगा. आज का आज इंफॉर्मेशन मिलना और आज का आज उसको देखना इज बिट डिफरेंट, लेकिन अगर 5 महीने बाद वही चीज देखेंगे तो शायद फ्रॉड मिलना या एरर मिलना बहुत मुश्किल होगा. And there is a balance to be struck between reliability of information, okay, the information and its cost. ये जो हमको cost और benefit को okay balance रखना होगा. That's how concept comes into picture. मेरे ख्याल से मालिक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए और ये पॉइंट अभी कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए. अदर मैटर्स, ओके, ये कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं जो तुम देख लेना, पढ़ लेना, इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है. फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, नॉन कंप्लायंस एंड फ्यूचर इवेंट्स विच में हैव ए इंपैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न. बात खत्म. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर पॉइंट. ये हुए तेरे लिए इनहेरेंट लिमिटेशन. मेरे ख्याल से इनहेरेंट लिमिटेशन सबके लिए क्लियर मालिक? एवरीबॉडी? Okay, Malik. Now this brings to the last concept, okay, of your basic portion. Okay, so basic portion अगर आपको याद होगा अपना बेसिक चार्ट का, okay, बेसिक चार्ट के अपने टोटल 6 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं. ऑब्जेक्टिव हो गया है
स्कोप हो गया है, एस्पेक्ट्स हो गया है, टाइप्स हो गया है, एडवांटेजेस हो गया है, इनहेरेंट लिमिटेशन हो गया है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. Now the question we are discussing here is basically relationship of audit with other areas. यानी बहुत सारे एरियाज है बिजनेस में, ओके, अदर डिसिप्लिन बोलते हैं अपन जिसको, ओके, तो रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन कैसे वर्कआउट होता है, तो दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन. रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, ओके, अदर डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप क्या है. सबसे पहले इसको हेड पॉइंट याद रख लेते हैं, हेड पॉइंट के बाद अपन डिस्कशन में करते हैं. बिफोर गोइंग ऑन, ये क्या डिस्कशन है, डिस्कशन ये है कि अदर एरिया, अदर एरियाज के साथ ये कैसे इंटरलिंक्ड है. ओके, जैसे एग्जांपल, ये पहला रिलेशनशिप बोलता है, ये पहला रिलेशनशिप बताएगा अकाउंट्स के साथ, ये किस तरह से अकाउंट्स के साथ रिलेटेड है. दूसरा ये बताएगा ये लॉ के साथ किस तरह से रिलेटेड है. तीसरा ये बताएगा ये इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है. चौथा ये बताएगा, ओके, बिहेवियर साइंस के साथ कैसे रिलेटेड है, बिहेवियरल साइंस के साथ ये कैसे रिलेटेड है. अलोंग विद दिस दो चीज और रहेगी, एक होगा मैथ्स के साथ कैसे रिलेटेड है, मैथ्स एंड स्टैट्स, एंड अलोंग विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेटा प्रोसेसिंग के साथ कैसे रिलेटेड है, डेटा प्रोसेसिंग. एंड लास्ट दो पॉइंट होंगे, ओके, एफएम के साथ कैसे रिलेटेड है एंड प्रोडक्शन के साथ कैसे रिलेटेड है. ओके, ये क्वेश्चन है अपने लिए. व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द हाउ ऑडिट इज रिलेटेड विद अदर डिसिप्लिन, अदर डिसिप्लिन के साथ में, अदर एरियाज के साथ में अपना ऑडिट किस तरह से इंटरलिंक है. तो ये लोग बताते हैं कि ये सारे एरियाज है जहां पर ऑडिट रिलेटेड है रहेगा. ये 8 एरियाज उन्होंने बताए हुए हैं जहां पर इनके रिलेशनशिप कैसे वर्क होते हैं, क्या होते हैं, ये डिस्कशन में किया हुआ है. सबसे पहला एरिया है अकाउंटिंग. मैं एक बार पहले हेड पॉइंट रिपीट करता हूं, कौन से एरिया है, अकाउंटिंग एरिया है, फिर लॉ है, इकोनॉमिक्स है. पहले 3 पॉइंट, अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स. और जैसे ही ये हो गया, इसके बाद तेरा पॉइंट आता है बिहेवियरल साइंस, और उसके बाद आता है मैथ्स, और मैथ्स के बाद मैथ्स एंड स्टैट, उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग, एंड लास्ट 2 पॉइंट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपने लिए आता है प्रोडक्शन. ओके, ये 7-8 डिसिप्लिन आपको दिए हुए हैं, 8 डिसिप्लिन आपको ध्यान रखने हैं. एकदम 5-6 आंसर, अगर कुछ भी याद नहीं आया. सीए फाउंडेशन में तुम्हारे पास सिलेबस में कितने सब्जेक्ट थे, 4 मेन, मोटा मोटी 4 कौन से थे. अकाउंट्स, आप इंग्लिश को छोड़ दे, इंग्लिश अपने लिए बात नहीं करना अभी, ओके, लेकिन अपना वैसे भी इंग्लिश वर्स्ट है, इंग्लिश की तो वैसे ही लगी पड़ी है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सबको मालूम है कि भाई हाँ भाई इंग्लिश का कैसा हाल खराब होता है. ओके, तो क्या क्या रिलेशनशिप है, सबसे पहला अकाउंट्स है, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है लॉ, चौथा इकोनॉमिक्स. 4 एरिया खत्म हो गए. नेक्स्ट 2 याद रख, बिहेवियर साइंस का कॉन्सेप्ट याद रख, बिहेवियर साइंस का रहेगा, और उसके साथ में और एक याद रख डेटा प्रोसेसिंग. अब बिहेवियर साइंस मतलब बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे. डेटा प्रोसेसिंग मतलब सिस्टम्स, ईआईएस, तेरा सिलेबस, जो सिलेबस है अपना ईआईएस का, सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं. एंड लास्ट 2 कॉन्सेप्ट याद रख ले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तेरे पेपर में, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये है. यानी इन शॉर्ट तेरे को पूरा सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, मतलब फाउंडेशन तो छोड़ दे, इंटर के तुझे कितने पेपर है टोटल, 8 में से 2 पेपर उड़ा दे क्योंकि दोनों सेम है, अकाउंट्स, तो इसीलिए 7 कर, 7 में से एक ऑडिट है तो उड़ गया. 6 नाम यही याद रख, और लास्ट एडिशनल 2 नाम याद रख, एक है बिहेवियर साइंस का कॉन्सेप्ट याद रख, और एक है प्रोडक्शन का याद रख. बाकी सारे पेपर के नाम लिखने तेरे को. ओके, सबसे पहला पेपर का मतलब मैथ्स वैथ्स को लेगा, सीए फाउंडेशन से ये लेगा, ये कॉन्सेप्ट तो करने वाला है. ओके, अब कॉन्सेप्चुअली टैक्स बोलोगे सर आप टैक्स किधर गया, तो टैक्स इज कवर्ड हियर इन लॉ ओनली. ओके, टैक्स इज कवर्ड इन लॉ ओनली, तो टैक्स का कॉन्सेप्ट लॉ में कवर्ड है, और कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आप अकाउंटिंग के हिसाब से देखिए. तो ये कुछ कंटेक्स्ट आपको मर्ज सीए फाउंडेशन के सिलेबस एंड अदर थिंग के सिलेबस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा था मैं, बट नेवरदलेस व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज बेसिकली ये एरियाज में कैसे काम करता है. तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग के साथ कैसे ये इंटरेक्ट करता है. तो अकाउंटिंग में तुमने 2 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, 2 चीजों का उल्लेख करना चाहिए. ओके, ऑडिटिंग इज कंप्लीटली लिंक्ड विद ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस ओनली. सर हाउ इट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस, मेरे को बताओ व्हाट वी आर ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ इट इज ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 101% यू आर लिंक्ड विद अकाउंटिंग प्रोसेस. तुझे पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा, तेरे को पूरा अकाउंटिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, तब जाके तू ऑडिट कर पाएगा. अनलेस एंड अनटिल तेरे को अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं
नहीं आएगा तो ऑडिट कैसे कर पाएगा मालिक? एंड दैट इज व्हाट योर फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कमिंग टू पिक्चर। इसीलिए यहां पर तेरे को और एक चीज तेरे को ध्यान रखनी होगी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गैप अपन जिसको बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑडिट करता है। तो जनरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स होंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होंगे, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट योर फर्स्ट डिस्कशन। ओके, एंड मेक इट श्योर, ये आपका पूरा एंटायर अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं यार। यहाँ पर जब अपन फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो अपना दिमाग में यही रहना चाहिए मालिक। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट टू बी टेकन केयर। सर सेकंड, लॉ। अरे बात ही खत्म करो यार, इसमें लॉ के नाम लिखने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मालूम होना चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मालूम होना चाहिए, टैक्स लॉज मालूम होने चाहिए। ओके, इसके मसाले में ये आता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टैक्स लॉज, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, एंड लॉजिकली, अरे देयरफॉर हाउ ऑडिट इज लिंक्ड विथ, ये अपन देख रहे हैं, हाउ ऑडिट इज रिलेटेड टू दिस एरिया। तो ऑडिट इज रिलेटेड बिकॉज ये जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक ऑडिट नहीं कर पाएगा, वही कंटेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया अकाउंटिंग, दूसरा हो गया लॉ, तीसरा इकोनॉमिक्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। अब इसको मैं समझा दूं आपको क्या पॉइंट है। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमी। अपन क्या बात करते हैं हमेशा, आज अरे ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो गई, ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो गई। ये ग्लोबल इकोनॉमी मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड विद अकाउंटिंग है ना यार, अकाउंटिंग एरा से ही लिंक्ड है। लेकिन याद रखना, इकोनॉमिस्ट जो यूज करते हैं और अकाउंटेंट जो इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं, इकोनॉमिस्ट जो वर्ड इकोनॉमी यूज करते हैं और अकाउंटेंट जो वर्ड इकोनॉमी यूज करते हैं, ये दोनों के परसेप्शंस अलग है, दोनों के परसेप्शंस अलग है। ओके, इकोनॉमी फ्रॉम इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डज हैव इट्स ओन मीनिंग एंड देयरफॉर दे फोकस ऑन टू एलिमेंट्स, वन इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो। As a auditor, we are more concerned with micro, not macro. As a auditor, because we are discussing only an organization perspective. Okay, micro में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा मैक्रो से ज्यादा, ये आप ध्यान रखना। Okay, यार ऑडिटर इज मोर कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स रेदर देन मैक्रो। सर फिर मैक्रो में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा क्या? रहेगा, लेकिन मैक्रो में सर कौन से मैक्रो में इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ओवरऑल इंडस्ट्री क्या है। एग्जांपल, आज एटलीस्ट आज के कंटेक्स्ट में तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपन आज मैक्रो लेवल पे इंपैक्टेड है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, कितने लेवल पे काम कर रही है, ये ध्यान में रखना होगा, तब जाके अपन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हेन वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये हुआ तेरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इकोनॉमिक्स में तेरा मसाला यही रहेगा मालिक। बिहेवियर साइंस, अरे भाई बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज तो तेरे को आना ही चाहिए बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर। मेरे को बता, अपन ने क्या बोला था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? ओके, मैनेजमेंट से तेरे को एविडेंस मिलने वाले हैं, तो तेरे को मैनेजमेंट जब एविडेंस देता है तो तेरे को समझना जरूरी है उसके हाव भाव, उसका क्या है, उसका रिएक्शंस क्या है। जब तुम उससे क्वेरी कुछ पूछते हो, तुम उससे इंक्वायरी करते हो, वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या एकदम फर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर में भी ए चांसेस एरर ऑफ फ्रॉड के, एंड दैट इज व्हाट बिहेवियर साइंस कम इनटू पिक्चर। ओके, लेकिन मेक इट श्योर, मैं आपको एक क्लियर समझा दूं। ओके, फाइनेंशियल ऑडिटर में बिहेवियर साइंस का उपयोग बहुत कम होता है। तो सर कौन से ऑडिटर को बिहेवियर साइंस का उपयोग ज्यादा होता है? मैनेजमेंट ऑडिटर, ऑपरेशनल ऑडिटर, ये दो नाम तुमने याद रखने के। मैनेजमेंट, सीए फाइनल में इनके चैप्टर्स है, मैनेजमेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ऑपरेशनल ऑडिटर, सीए फाइनल में इनके ऊपर चैप्टर्स है पूरे तुमको। ओके, ये ऑडिटर का ओके बिहेवियर साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या करना पड़ता है वो सीए फाइनल में जाके तुम पढ़ोगे, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटर को मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करना होता है, मैनेजमेंट सही है या नहीं है, मैनेजमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है कि नहीं है, ये डिस्कशन होता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑडिटर। इसीलिए यहां पर बिहेवियर साइंस का नॉलेज उसको होना जरूरी है, नॉट टू द फाइनेंशियल ऑडिटर। मेक इट श्योर, ये आपके दिमाग में क्लियर है। मैथ्स एंड स्टैट्स, ओके, आपको फर्स्ट डे से डिस्कशन आ रहा है मालिक, मेरे को बताइए मैंने क्या बोला था। बहुत सारे टाइम, बहुत बार आप क्या करोगे, पूरा पॉपुलेशन टेस्ट नहीं करते, इट बेस्ड ऑन सैंपल। सर पूरा पॉपुलेशन टेस्ट करना ही नहीं है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था जहां पर आपको लगता है रिस्क ज्यादा है, यहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा है, उधर आप टेस्ट बहुत ज्यादा करोगे। लेकिन जिधर आपको लगता है एरर होने के चांसेस कम है, इसका मतलब टेस्ट नहीं करोगे ऐसा नहीं है, वो टेस्ट करोगे, लेकिन यू विल बी टेस्टिंग ऑन सैंपलिंग बेसिस।
सैम्पलिंग का नॉलेज होना, डेविएशन का नॉलेज होना, स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉलेज होना। अगर तुमको याद होगा तो मैथ्स एंड स्टैट्स में x माइनस एक्स बार वाला कॉन्सेप्ट, ओके, ये कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड यहां पर यही पॉइंट डिस्कशन में किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में व्हेन वी आर डिस्कसिंग, ओके, यहां पर स्टैटिस्टिक्स में वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हम यूज करते हैं, ओके, ऑडिट में यूज करते हैं। अरे उसके बिना काम ही नहीं होगा। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, डेटा एनालिसिस करने के टूल्स भी, टेक्निक्स भी अपने को आने चाहिए। डेटा एनालिसिस, ओके, ये टेक्निक्स कैसे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, बार, मोड, ओके, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, जो भी है वो याद नहीं मेरे को तो क्या क्या है। मैथ्स वैसे भी अपना तभी का क्या मालूम, बहुत तोड़, सीए फाउंडेशन तक बहुत तोड़ था अपना मैथ्स। सीए फाउंडेशन के बाद मैथ्स ही खत्म हो गया, तो अपनी लाइफ में से मैथ्स खत्म हो गया वैसे। ओके, तो अपने को अभी ऐसा, मतलब मेरे को आज भी याद है वो सांप वाप के क्वेश्चन थे ना, वो बहुत भारी आते थे अपने को। ओके, पर तभी आते थे सांप वाप, अगर किसी को नहीं मालूम, ये नहीं क्या ऐसा वो आए वर्ड क्या आ रहा है, ऐसे 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 लिखते थे ना, लिमिट्स विमिट्स का ऐसा, लिमिट से मेरे ख्याल से लिमिट्स ही यही है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर ऐसा ऐसा बनाते थे अपन, डेरिवेटिव्स, ये सब होते थे। ये बहुत बहुत, बहुत भारी थे तभी, अभी किधर अपने को याद। तो डेटा एनालिसिस, ये दिस इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस के लिए काम आएगा मालिक, ये अपने को देना होगा। ओके, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है, अपन टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं इसके साथ में, बिकॉज ये सारा एनालिसिस मैन्युअली करना बहुत मुश्किल है। तो दिस मैथ्स एंड स्टैटिक नॉलेज के साथ में वी कैन ऑल्सो यूज द नॉलेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जहां पर अपन रियल टाइम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कहां पर रिस्क है, कहां पर रिस्क नहीं है। डेटा एनालिसिस करना ये बहुत जरूरी होगा। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कहां पर कौन से एरिया में रिस्क है, कौन से एरिया में रिस्क नहीं है? ऐसे ही बेसिस, वैसे ही करते करते थोड़ा ना मालूम पड़ेगा। यू नीड टू डू दैट एनालिसिस, एंड दैट एनालिसिस इज पार्ट ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स। डेटा प्रोसेसिंग, ओके, सिंपल सा लॉजिक एक ही दिमाग में अरे मेरे को एक चीज बताओ यार, कौन सा क्लाइंट है जो अभी भी मैनुअल पे काम कर रहा है? कोई भी नहीं होगा ना मालिक, सब कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया है। सेम लॉजिक, तो देयर कंप्यूटर्स आर यूज टू सर काय के लिए, कलेक्ट, रिकॉर्ड, कोलेट, एलोकेट, वैल्यू चेक करने के लिए, ओके, कुछ भी डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट करने के लिए, कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ भी कलेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स। तेरे को कंप्यूटर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है भाई, कंप्यूटर्स के डिस्कशन में बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट ए पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, दैट इज टेकन केयर बाय डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में हम लोग क्या है, प्रोग्राम्ड कैलकुलेशंस होते हैं इसमें डेटा प्रोसेसिंग में। तो सर कंप्यूटर आर यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें तेरे दिमाग में रहनी चाहिए आंसर के हिसाब से। हाँ, आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल, लास्ट दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक बचा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एक बचा है प्रोडक्शन। ओके, तो इसका मतलब अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन सिस्टम के नॉलेज नहीं रहे, कंप्यूटर्स के नॉलेज नहीं रहे, तो ऑडिट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर क्लाइंट के पास तुम्हें कंप्यूटर्स मिलेंगे। हर क्लाइंट अपना अकाउंटिंग सिस्टम पूरा पूरा सब कुछ कंप्यूटर में डाल रखा है। अगर तू जाएगा और तेरे को क्लाइंट ने बोला भाई इस पे जाके चेक कर ले, अब तेरे को कंप्यूटर्स ही नहीं आते तो क्या चेक करेगा? अरे अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा तेरे लिए। इसीलिए तो आप समझिए बेसिस, ये नॉलेज का बेसिस होना बहुत जरूरी है तेरे लिए यार। ये रिलेशनशिप है जिसकी वजह से तुम सर्वाइव कर पाओगे यार। एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अरे भाई इधर तेरे को चैप्टर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर है वो लिख। ओके, सबसे वो एक बकवास चैप्टर बहुत बार सुना था मैंने, एक बार स्टूडेंट्स के इसमें से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डब्ल्यूसीएम, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, इसका नॉलेज होना जरूरी है। ओके, डब्ल्यूसीएम, फंड फ्लो, ओके, रेशियो, ओके, अरे बहुत मैटर करता है ये सर इसकी वजह से तो ऑडिट करने में आसानी होती है मालिक। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, यहां पर अपन जब जाते हैं तो अपन को फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज जब रहता है और फाइनेंस का नॉलेज रहता है तो वी कैन इवेल्युएट मच बेटर। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपन को इवैल्यूएशन फैक्टर्स देने हैं, अपन को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, तो अपन बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये सारी चीजें होती है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So financial management will help us for making an improvement in qualitative aspects rather than quantitative aspects. So this is more concerned with qualitative aspects, Malik, not with quantitative aspects. Malik, everybody clear? And last concept आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के नॉलेज के बिना, अब यहां पर प्रोडक्शन मतलब क्या होगा तेरा? कॉस्टिंग। ओके, जो मैं बोल रहा था कॉस्टिंग का पॉइंट है, अकाउंट्स के रिलेटेड रहता। कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स के नॉलेज, प्रोडक्शन के नॉलेज तेरे को आना चाहिए। जॉइंट प्रोडक्ट कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, बाय प्रोडक्ट कैसे होता है। अरे यार अरे नहीं तो अरे ऑर्गेनाइजेशन तेरे को उल्लू बना के निकल जाएगा। अरे तो तेरे को इस चीज के नॉलेज होने चाहिए। जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ओके, ये सब पर, लेकिन वापस मैं बता रहा हूं, ये मोर ऑफ इंटरनल ऑडिटर के लिए काम का होगा। फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए मोर ऑफ अकाउंटिंग, लॉ, ये दो मोटा मोटी चाहिए। बाकी सब है ना अलग अलग ऑडिटर के हिसाब से अलग अलग काम के होंगे।
अलग अलग ऑडिट, अलग अलग एंगेजमेंट आप करोगे उसके हिसाब से होंगे, बट नेवरदलेस दिस इज समथिंग विच रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स. सो व्हाट आर द वेरियस डिसिप्लिन्स वेयर ऑडिट इज रिलेटेड? तो हाउ मेनी डिसिप्लिन्स आर देयर? 8 डिसिप्लिन्स. कौन से है? ओके, सबसे पहला आपके लिए अकाउंट है, दूसरा है लॉ, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा पॉइंट आपके लिए आता है बिहेवियर साइंस, पांचवा आता है मैथ्स, छठा आता है मैथ्स के साथ में डेटा प्रोसेसिंग, सातवां फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आठवां प्रोडक्शन. एंड ये 8 एरियाज आपको ध्यान रखने हुए हैं. इसका आंसर मैं पढ़ नहीं रहा हूं बिकॉज ये आंसर आपका एकदम पांचट है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, यही सारे आंसर पॉइंट में लिखे हुए हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये एक साइड का, एक पेज का पूरा आंसर है जिसमें आप गो थ्रू करिए. ओके, आराम से पढ़िए, सेम कॉपी पेस्ट है और कुछ पॉइंट नहीं आया तो मेरे को बताइए, बट मैंने इसके सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए. इसके सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए कि क्या क्या है. ये 1 पेज का आंसर है पूरा, आपको ध्यान रखना होगा मालिक. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. तो ये आपका पॉइंट नंबर 7 है. ओके, रिलेशनशिप विद ऑडिटिंग एरिया. ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये आपने देखना चाहिए. ओके, आपने रीड करना चाहिए. ओके, आने की संभावना और चांसेस इज वेरी लेस. अभी तक मैंने कोई भी एलडीआर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया. जैसे ही आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा. एलडीआर मतलब लास्ट डे रिविजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आई विल टेल यू व्हेनेवर द क्वेश्चंस दिस सीरीज कम्स इनटू पिक्चर. तो मालिक, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट 7 क्वेश्चन की सीरीज. ओके, यहां पर अपना पहला कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ट खत्म होता है मालिक. ओके, तो अपना क्या क्या खत्म हो गया मालिक? ऑब्जेक्टिव गया, स्कोप गया, एस्पेक्ट्स गया, टाइप्स गया, एडवांटेजेस गया, इनहेरेंट लिमिटेशन गया एंड रिलेशनशिप गया. ये 7 पॉइंट अपने लिए ऑल टुगेदर चले गए. ये सातों पॉइंट इजी क्वेश्चन है. ये पहला सेट खत्म हुआ बेसिक्स का. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स, जहां पर अपन 2 स्टैंडर्ड्स अपन यहां पर चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, जहां पर चैप्टर 1 एंड हो जाएगा. एक होगा SA 220, पहले SA 220 आपको जिक्र किया हुआ है और उसके बाद SA 210. ठीक है मालिक, बहुत इजी स्टैंडर्ड है, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है, ज्यादा हेडेक वाले स्टैंडर्ड नहीं है. ओके, बट बिफोर दैट एक छोटा पोर्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं. आपके टेक्स्ट बुक में और एक चीज दी हुई है कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है. ये मैं आपको फर्स्ट डे समझाया हुआ हूं. ओके, इफ यू रिमेंबर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. ओके, ये एक प्रोसेस को आपको देखना है. ये एक जस्ट पॉइंट है जो आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड ऑफ, ये स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, AASB करके मैं बोला था. और ये लोग, ये बोर्ड है जो सारा, ये बोर्ड किसने बनाया हुआ? ICA ने बनाया हुआ है. और ये बोर्ड है जो सारे स्टैंडर्ड सेट करता है. ये बोर्ड सारा का सारा काम करता है, सारे के सारे एक्टिविटी करता है. और हम लोग इंटरनेशनल, ओके, अकाउंटिंग कॉर्पोरेशंस के मेंबर है ICI, जो ये फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिटिंग कॉर्पोरेशन, जहां कॉर्पोरेट है, जो एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये कोलैबोरेट होती है और जहां पर सारी एक्टिविटी होती है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनली. ओके, जिसके हम मेंबर है, जिसके तहत हम अपने भी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. और इसमें नेफ्रा एंड अदर थिंग का भी रोल है, जो डिस्कशन अपन बाद में करेंगे कंपनी ऑडिट में. तो यहां पर एक खाली इतना सा ध्यान रखना, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड ये लोग बनाते हैं. और ये मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है. ओके, 4 तरह के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और इन चारों को कंट्रोल करने के लिए और एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, SQC. शायद आपको याद होगा, ये फर्स्ट लेक्चर में बताता है. ऐसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ओके, SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, SAE स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड SRS स्टैंडर्ड्स ऑन, ओके, रिलेटेड सर्विसेज. और इनको सबको कंट्रोल करने के लिए क्या नाम है? ओके, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. एक खाली एक एडिशनल पॉइंट जो यहां पर समझ में आएगा, एसेज अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. हिस्टोरिकल मतलब जो जा चुका है, आया नहीं है. तो अगर जब ऐसे करते हैं तो ये ऑडिट होता है और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट होता है. SRE होता है तो रिव्यू होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू होता है. तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना, ये दोनों एस्पेक्ट्स अपने पास आते हैं. पहले ये दोनों एस्पेक्ट्स है. सर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? ओके, एग्जांपल. ओके, अप्रैल 20 में, या एग्जांपल अभी क्या है अपना, जून 20, ओके, मई 20 में, ओके, 31 मार्च 20 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जा चुके हैं. हिस्टोरिकल. SAE standards on assurance services apply in assurance engagement dealing with subject matters other than historical financial information. अदर देन यानी ऐसे ही मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट. एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको पता होगा, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्टेड फिगर्स बनाते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं. अभी अपन मई 2020 में है. ओके, मैं बना रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम 21 टू 25, ईयर 21 टू 25. अगले 4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होंगे वो आज मैं बनाता हूं और मुझे उस पर एश्योरेंस चाहिए. सर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम लोग? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं मालिक, ताकि बैंक में जाके मैं लोन ले सकूं उसके लिए. तो मैं ऑडिटर के पास जाता हूं और ऑडिटर को बोलता हूं ऑडिट कर. ऑडिटर बोलेगा मैं ऑडिट कैसे कर सकता हूं? पागल हो गया क्या भाई? अगले 4 साल का है, जो ट्रांजैक्शन हुए नहीं है उसको वाउच कैसे करूं? उसको वेरीफाई कैसे करूं? कैसे बताऊं कि ये सही है?
कैसे बताओगे भाई ये सही है, ये पॉइंट होगा नहीं, इसलिए ऑडिटर उसमें ना ऑडिट करता है ना रिव्यू करता है, तो फिर उसको क्या करता है, वो एश्योरेंस देता है। तो तीसरा एलिमेंट जो होता है वो एश्योरेंस होता है, प्रोजेक्टेड फिगर्स के लिए एश्योरेंस देते हैं, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें एश्योर करता हो कि मैंने देखा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह से बनाए हुए हैं। ओके, लेकिन याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह से बनाए हुए हैं ऐसा कभी स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाता। वो बोलते हैं जिस अजम्पशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो एजम्पशन मुझे सही लग रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी सही नहीं लगेगा। ओके, ऐसे ही की बात कर रहा हूं मालिक में, ऐसे ही। तो कभी भी प्रोजेक्टेड फिगर के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि एजम्पशन जिस पे ये प्रोजेक्टेड फिगर बने ना वो एजम्पशन सही लग रहा है। ओके, लेकिन पहले दोनों में हम लोग फिगर्स की बात करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही लग रहा है उसकी बात करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको बोल दिया, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। आपको मैंने पॉइंट किया हुआ है ताकि आप मेरे पीएनएल बैलेंस शीट बना सको। कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारे टास्क होते हैं। दिस इज समथिंग विच इज टेकन केयर बाय इंस्टीट्यूट। ये स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस आपको हेडेक करने की जरूरत नहीं है मालिक। ओके, ये स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये जस्ट आपको नॉलेज पर्पस के लिए सिलेबस में कवर किया हुआ है, नॉलेज पर्पस के हिसाब से आपने ध्यान रखना है इसमें, बस दैट्स इट। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए मालिक। ओके तो लॉजिकली अभी यहाँ पर अगर अपन चार्ट देखते हैं तो अपन ने पूरा बेसिक काम खत्म कर दिया, और इवन स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, वो अपन एक ब्रीफ देख चुके हैं जो डे 1 पे भी अपन कर चुके हैं मालिक। ओके मालिक, तो द कॉन्सेप्ट विच वी आर शिफ्टिंग इज अबाउट नाउ स्टैंडर्ड्स। दो स्टैंडर्ड्स अपने को करने हैं, एसए 220 एंड एसए 210 फॉर चैप्टर 1। ये दोनों खत्म हो गए तो चैप्टर 1 अपना खत्म हो जाता है। ओके, यहां तक की अपनी कहानी चैप्टर 1 की रहेगी। बट बिफोर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन अपने सिलेबस में डाला हुआ है। अगेन वो क्वेश्चन आप एमसीक्यू के हिसाब से आप दिमाग में रखिए, बाकी एज सच रटने वाले पॉइंट से नहीं है, नॉर मैं इसको रिपीट में डालूंगा, लेकिन एक एमसीक्यू के हिसाब से आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन रहेगा दैट इज कॉल्ड क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ओके, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये बुक में देखो ना, बहुत भयंकर पैराग्राफ दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। अब पैराग्राफ मतलब पूरा एक पेज पैराग्राफ से भर चुके हैं, मैंने उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो उसको पॉइंट फॉर्म में थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं रिपीटेशन में जरूरत नहीं है। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर एज सच क्वेश्चन आंसर के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस आंसर शुड बी टेकन केयर फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू में ये कॉन्सेप्चुअली जा सकता है, इसीलिए अपने को ये पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, ओके, बेसिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग, पहला पहला क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसका एकदम क्लियर कट है। ओके, ही शुड बी कंसर्न्ड ओनली ऑन रिपोर्टिंग विथ फाइनेंशियल मैटर्स। बाकी कंपनी का हेडेक उसने करना नहीं चाहिए। उसका मेन कंसर्न क्या रहना चाहिए मालिक, किस पे रिपोर्ट करेगा वो, फाइनेंशियल मैटर्स। ओके, नाउ देयर में बी सम डिस्कशन, सर इसका मतलब नॉन कंप्लायंस एंड अदर थिंग्स। अरे मेरे भाई, नॉन कंप्लायंस भी तो फाइनेंशियल मैटर का एक हिस्सा होता है। नॉन कंप्लायंस की वजह से तुम्हें फाइन्स लग सकते हैं, पेनल्टीज लग सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने वाले ना मालिक, तो फाइनेंशियल मैटर के ही हिस्से है, लेकिन फाइनेंशियल मैटर के हिस्सों पे ही उसने रिपोर्ट करना है, बाकी पंचायती नहीं करनी है। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा, और एक नाम दिया हुआ है, एक क्वालिटी, एक बंदा है, ओके, डिक्सी करके, ये आपने नाम याद रखना है बिकॉज ऑफ एमसीक्यू। मैं वापस बोल रहा हूं, एमसीक्यू की वजह से आपने ध्यान रखना है। ओके, डिक्सी करके उन्होंने बोला है, क्या बोला है, ओके, ऑडिटर कॉशन होना चाहिए। कॉशन मतलब बहुत ध्यान रखने वाला बनना चाहिए। फर्म, ओके, एक बार उसने फर्म मतलब मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, ओके, जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो चाहिए, ओके, मैं ऐसा ही ओपिनियन दूंगा तो दूंगा, क्वालिफाइड ओपिनियन करूंगा तो करूंगा। फर्म रहना चाहिए। गुड टेम्पर होना चाहिए, टेम्पर उसका एकदम जबरदस्त होना चाहिए बॉस, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए। ओके, गुस्सा बार बार आना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से रहना चाहिए, एकदम स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, बंदे ने एकदम जबरदस्त टेम्पर रखना चाहिए। बिकॉज यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली है। ओके, आप एविडेंस मांगने जाओगे, क्लाइंट आज एविडेंस नहीं देगा, देगा तो शायद गलत होगा, कुछ प्लस माइनस होगा, इसकी वजह से अपना टेम्पर इंपैक्ट हो सकता है, ये मत होने दीजिए। ओके, इंटीग्रिटी मेंटेन रखिए मालिक। सर इंटीग्रिटी मतलब, ओके, सिद्धांतों वाले बंदा होना चाहिए, जजमेंट तोड़ होना चाहिए, इंडस्ट्री का जजमेंट आना चाहिए, इंडस्ट्री जजमेंट तोड़ होने चाहिए तेरे। ओके, बंदे में पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, पेशेंट नहीं होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जो मैं आपको समझा चुका हूं। पेशेंस, उसको साइलेंटली, ओके, लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, सुनना होना चाहिए। ओके, बॉस बंदा रिलायबल होना चाहिए। ये डिक्सी ने यानी मल्टीपल चीजें बताई है कि एक ऑडिटर ऑडिटर कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, ये डिक्सी ने बताया हुआ है। एक जनरल पॉइंट है। ओके, तीसरा पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने फर्स्ट डे पे भी पढ़ा था, इंडिपेंडेंस। बंदे में इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये आप है ना करंट लेक्चर में भी देखोगे, इंडिपेंडेंस के ऊपर डिस्कशन रहेगा।
जैसे ही मैं अगला स्टैंडर्ड चालू करूंगा तो अपना एक जो चार्ट बनेगा उसमें आपको इंडिपेंडेंस का हिस्सा मिल जाएगा मालिक। तो आपका तीसरा पॉइंट, वो बंदा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ओके, उसके पास जनरल नॉलेज, ओके, नॉलेज होना चाहिए। सर जनरल नॉलेज किसका किसका होना चाहिए? जनरल प्रिंसिपल्स का होना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए। लॉज, रेगुलेशंस, खासकर कंपनीज एक्ट का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको अगर याद होगा तो इनके भी नॉलेज उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसको मायने रखते हैं। ओके, उसने इंटेंसिव प्रोग्राम करने चाहिए, यानी एक बार तुम सीए बन गए, तुम्हारी लाइफ सेट है, तुमको वापस नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। यू शुड अंडरगो इंटेंसिव प्रोग्राम्स ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। यूजुअली आप देखना, आप जैसे ही सीए बन जाओगे, और अगर आप प्रैक्टिस में आते हो तो आपको, ओके, यू नीड टू गो थ्रू सीपीई एजुकेशन, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। और वो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन यानी मतलब क्या, आपको हर संडे ये कुछ लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, नॉलेज लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स है, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स है, उतने आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। इसका मतलब इंस्टीट्यूट क्या चाहती है? इंस्टीट्यूट चाहती है कि अपना जो ऑडिटर है, अपने जो अकाउंटेंट है, अपने जो चार्टर्ड है, ये नॉलेज के साथ में अप टू डेट रहे। इसको हम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं, प्रोफेशनल कंपीटेंस, अपने कंपीटेंस को अपडेटेड रखना। वी शुड बी कंपीटेंट इनफ ऑलवेज। एक बार आप सीए बन गए, आपका कंपीटेंट हो गया, ऐसा नहीं है। यू आर नॉट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि यू आर नॉट कंपीटेंट, यू आर कंपीटेंट इनफ, बट टू अपग्रेड योर सेल्फ इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, मैंने अपनी लाइफ में 1956 पढ़ के पास हुआ, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ के पास हुआ था। आई क्लियर्ड माय सीए एग्जामिनेशन इन 2005। अब 1956 पास हुआ। आज अगर मेरे को कोई कंपनी एक्ट का ऑडिट करना है, कंपनी का ऑडिट करना है, मेरे को कौन से एक्ट का नॉलेज चाहिए रे? ओके, तू थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बता, कंपनी एक्ट 1956 या 2013? आई शुड बी कंपिटेंट इनफ टू हैव दैट नॉलेज, कंपिटेंट इनफ टू डू दैट वर्क बाय हैविंग दैट नॉलेज। एंड ये सब आपको ट्रेनिंग के थ्रू लेनी चाहिए। तो ये लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, देखो ना, समझने की कोशिश करो, बहुत बेसिक है भाई। उसने खाली फाइनेंशियल मैटर पे बात करनी चाहिए। डिक्सी ने बहुत सारी चीजें बताई है भाई, वो क्या क्या, अरे भाई वो फर्म रहना चाहिए, कॉशन रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ओके, उसने पेशेंस रखना चाहिए, ओके, रिलायबल रहना चाहिए, ठीक है भाई, ओके। तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। चौथा, उसको नॉलेज होना चाहिए कंपनीज एक्ट एंड अदर एक्ट्स का, ओके। पांचवा, इंटेंसिव प्रोग्राम गो थ्रू करना चाहिए, ओके, जहां पर उसका नॉलेज बढ़ते रहेगा मालिक, ओके। पर्टिकुलर बिजनेस, जो भी बिजनेस का ऑडिट करेगा, पर्टिकुलर बिजनेस का भी तो नॉलेज चाहिए ना रे उसे, ओके। जिस बिजनेस का ऑडिट करेगा, डोंट यू थिंक बिना बिजनेस के नॉलेज के वो ऑडिट कर पाएगा मालिक? पॉसिबल नहीं है। तो उसको बिजनेस का नॉलेज भी चाहिए, तो पर्टिकुलर बिजनेस का नॉलेज भी तो लगेगा मालिक उसको, बिजनेस का नॉलेज लगेगा, ओके। दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस का नॉलेज चाहिए उसको, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि वो अकाउंटिंग एरिया देखेगा, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नॉलेज चाहिए यार, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नॉलेज उसको चाहिए। एंड लास्ट और एक है, जैसे डिक्सी नाम है, ये आपको याद रखना होगा, डिक्सी नाम है, ये आपको याद रखना होगा। और एक नाम यहां पर लिख रहा हूं, वो जो आपको याद रखना होगा, ओके। यहां पर और एक नाम है, और एक बंदा है, ओके, लिंडले, LINDLY, ओके, लॉर्ड जस्टिस लिंडले। लॉर्ड जस्टिस लिंडले, ये यूके बेस्ड और वो वहां के वो नेमिंग कन्वेंशन है। इन्होंने भी ऑडिटर को बताया, और इन्होंने एक शब्द में ऑडिटर को, इन्होंने डिक्सी जैसा बहुत लंबा खींचा नहीं ऑडिटर को, इन्होंने एक शब्द में बताया, ऑडिटर हॉनेस्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने बताया कि ऑडिटर को जो लगता है वो सही है, उसी को उसने सर्टिफाई करना चाहिए। ऑडिटर को लगता है ये सही नहीं है, उसको उसने सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। सिंपल सा एक लाइन स्टेटमेंट, ही शुड सर्टिफाई द थिंग्स व्हिच ही थिंक्स इट इज करेक्ट, एंड इफ ही थिंक्स ही हैव ए रीजन टू बिलीव दैट इट इज नॉट करेक्ट, ही शुड नेवर सर्टिफाई द थिंग्स। ही शुड बी हॉनेस्ट, एकदम हॉनेस्ट होना चाहिए। दैट इज टेकन केयर। ये है तेरे लिए क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर मालिक, ओके। मेरे ख्याल से क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट समझा। ये 100% क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बहुत बहुत डाउटफुल है कि भाई क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बताइए, बिकॉज दिस इज नथिंग टू डू विद स्टैंडर्ड्स और समथिंग एल्स। दिस इज समथिंग व्हिच क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्ड, ए जेनरिक क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। तो एक बार अपन देख लेते हैं जेनरिक क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, और ये टेक्स्ट बुक के गो थ्रू कर रहा हूं मैं, तो एक बार आप देख लीजिए, ओके। थोड़ा सा एक पेज जितना है इसको पढ़ना है, एक बार गो थ्रू रीड कर लेना, ओके। इट मे हैपन दैट ये अपने काम आए फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर,
He is concerned with reporting. He is concerned with reporting of financial matters of business and other institution. Financial matters पे ही उसने discussion करना चाहिए. Okay, financial matters are vulnerable to errors and fraud. उसने ध्यान रखना चाहिए. That is your first point. द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्ड बाय डिक्सी क्या क्या है? टैक्टफुल, मतलब एकदम स्ट्रैटेजिकली उसने वो टैक्टफुली उसने एक्ट करना चाहिए, एकदम सही तरह से कहां पर क्या आंसर देना है, कहां पर क्या बोलना है, वो टैक्ट रहना चाहिए. कॉशन ध्यान रखना चाहिए. फर्मनेस, गुड टेम्पर होना चाहिए. इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से काम करे. इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए. जजमेंटल चाहिए. पेशेंस चाहिए. क्लियर हेडेडनेस चाहिए. ओके, इसको मालूम होना चाहिए कहां पर किस डायरेक्शन में जाना है. एंड रिलायबिलिटी. ओके, यानी इन शॉर्ट बहुत एक गुड, यानी डिक्सी क्या बोलता है, एक बिजनेसमैन के पास जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना मालिक, वही एक ऑडिटर के पास क्वालिटीज होनी चाहिए. दैट इज बिन टेकन कैरियर. तीसरा पॉइंट, ही शुड बी हैविंग एन हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी. ये तो पॉइंट पे अपन डिस्कशन थोड़ी देर बाद वापस करेंगे ही विद रिस्पेक्ट टू योर स्टैंडर्ड, बट इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए मालिक, इंटीग्रिटी वाला बंदा. नेक्स्ट, ही शुड हैव ए थरो नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनीज एक्ट, मर्केंटाइल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. ही मस्ट परस्यू एन इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफ थियोरिटिकल एंड एजुकेशन. ये मैंने आपको बता दिया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपके लिए सीपी आवर्स जैसा होगा. इंस्टीट्यूट सीपी आवर्स लेती है, उसके जैसा ये कॉन्सेप्ट होगा. सीपी आवर्स, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन. ओके, ये एजुकेशन ये अपने लिए इंस्टीट्यूट लेती है, उसके हिसाब से ये सीपी आवर्स के हिसाब से अपने को ध्यान रखना होगा मालिक. The auditor should be equipped not only with sufficient knowledge of the way which business generally is conducted, but also with understanding of special features peculiar to particular business. ओके, जिस खाली बिजनेस नॉलेज होना काफी नहीं होगा. ओके, वो पेकुलर बिजनेस के बारे में, एग्जैक्टली वो बिजनेस के बारे में डिटेल, वो अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है. ये अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी देखेंगे कि बिना नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस तुम ऑडिट कैसे करोगे. मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आइटम आएंगे, क्या क्या आने वाले हैं, उसके पहले उस क्लाइंट का नॉलेज ऑफ बिजनेस तो समझना होगा ना भाई. उसके बिना तुम ऑडिट कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा. एंड उसके साथ में ओके, यहाँ पर ओके वापस है लॉर्ड जस्टिस लिंडले, एक ही वर्ड में ध्यान रखना, हॉनेस्ट. ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू एंड मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव्स व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू. एकदम सिंपल पॉइंट है. ये हुआ तेरा क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर. क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में दो शब्दों का आपने हाईलाइट करके रखना चाहिए. एक है डिक्सी करके बंदा, ये बंदा एक है ये बंदा, और दूसरा है लॉर्ड जस्टिस लिंडले. ये दो बंदे को तुमने याद रखना चाहिए, बिकॉज इसके हिसाब से ओके एमसीक्यू आने की पूरी संभावना है मालिक. एमसीक्यू का ध्यान रखना है. ओके, ये हो गए तेरे कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओके यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर. और यहाँ पर अपन अगर देखें तो यहाँ पर अब अपन स्टैंडर्ड के थ्रू चालू कर सकते हैं. ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट चार्ट ओके वी हैव कंप्लीटेड बेसिक्स. ओके, स्टैंडर्ड्स के ऊपर बीच में मैंने दो तीन क्वेश्चन डाले जो इसमें कवर नहीं रखे. एग्जांपल स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, एसए, एसआरई, एसआरएस, एसएई, ये इधर लिखने की जरूरत नहीं, वो कॉन्सेप्ट के लिए था. और क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर वो भी चार्ट में नहीं लिखा है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के लिए था. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू टू स्टैंडर्ड, वन इज एसए 220 एंड वन इज एसए 210. सबसे पहले अपन एसए 220 कवर करेंगे. अब एसए 220 का वापस एक चार्ट बनाएंगे अपन. तो याद रखना चैप्टर 1 का चार्ट रिकॉल करते वक्त दो इसमें बनाना, बेसिक के 7 पॉइंट, उसके बाद एसए 220 के पॉइंट्स बना रहा हूं मैं. अब यहां पर स्क्रीन पे देख लीजिए एसए 220 का चार्ट क्या जाता है. एसए 220 का चार्ट किस तरह से जाएगा. ओके, आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ. एसए 220 में तू क्या क्या पढ़ने वाला है. एसए 220 ओके, सबसे पहले अपने को जो ध्यान रखना होगा वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ना है. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसे 220 किसके ऊपर है, क्या है, उसका नाम क्या है, डिस्कशन में बाद में करता, पहले मैं चार्ट बना देता हूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा पॉइंट बोलते हैं इथिकल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है मालिक, देखेंगे इथिकल रिक्वायरमेंट्स. इथिकल रिक्वायरमेंट. तीसरा पॉइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस. एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस. चौथा, फिर बुक का डायरेक्टली सीक्वेंस है, आई एम नॉट चेंजिंग एनी सीक्वेंस ऑफ द बुक. ओके, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर. ह्यूमन रिसोर्स के बाद और एक पॉइंट है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस.
एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ये है तेरे ऐसे 220 में टोटल। यानी इन शॉर्ट अगर अपन देखिए स्क्रीन पे अपने को लगेंगे 6 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 6 क्वेश्चन जो है, ओके 6 क्वेश्चन डेफिनेटली 6 क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, लेकिन इथिकल रिक्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो इट विल टेक ए टाइम फॉर इथिकल रिक्वायरमेंट। एंड वंस इथिकल रिक्वायरमेंट हो गया उसके बाद ये चैप्टर में कुछ बचता नहीं, बिकॉज इवन 210 भी आया तो बहुत आसान ईजी है, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअली ईजी है। सबसे पहले एसए 220 क्या है? एसए 220 एक स्टैंडर्ड है विच फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं वापस नाम बोल रहा हूं, ओके व्हाट इज द स्टैंडर्ड का नेम? एसए 220 रिलेट्स टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हो उसमें आपने क्वालिटी कंट्रोल्स क्या ध्यान हैं, क्या ध्यान में रखने हैं? अब शायद यहां पर डिबेटिंग पॉइंट आएगा, सर आपको नहीं लगता एसक्यूसी 1 भी आपने बोला था क्वालिटी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल? आंसर इज यस। एसक्यूसी 1 की बात करेंगे, ओके एसक्यूसी 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, मैंने बताया था एसक्यूसी 1 करके स्टैंडर्ड है अपने पास, सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है। एसक्यूसी 1 स्टैंडर्ड की बात करेंगे और एसए 220 बात करेंगे, ये दोनों सिमिलर है, कॉपी पेस्ट है। द ओनली डिफरेंस इज एसक्यूसी 1 अगर मैं बात करता हूं इट इज एप्लीकेबल टू फर्म, सीए फर्म एंड एसए 220 इज एप्लीकेबल टू ऑडिट। सर इस पे थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए, जानकारी ज्ञान डाल दीजिए। ओके देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है, दोनों के कॉन्सेप्ट में सब सिमिलर है, पॉइंट्स भी सब सिमिलर है, पॉइंट्स में भी चेंज नहीं मिलने वाला तेरे को। ओके एसक्यूसी 1 में भी तेरे को ये 6 पॉइंट है, ओके और ये 6 पॉइंट को याद रखने के लिए लिहिम करके याद रखना, लिहिम LEAHEM, लिहिम, ओके लिहिम LEAHEM, ओके L लीडरशिप, E ethical requirement, A acceptance and continuance, H human resource, E engagement performance and last monitoring, M मतलब monitoring, LEHEM, LEAHEM, LEHEM। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसकी वजह से तुमको आंसर याद रख सकते हो, ओके LEAHEM, LEHEM। ओके व्हेन आई डिस्कस अबाउट LEHEM, ओके LEHEM का पॉइंट है, LEHEM ही एसक्यूसी 1 में भी है मालिक, लेहम ही एसक्यूसी 1 में भी है तो और एसए 220 में भी लेहम है। फर्क कितना है कि एसए 220 इज एप्लीकेबल टू ऑडिट एंड एसक्यूसी 1 इज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, सीए फर्म। सर एक्सप्लेन। यस देखिए अमित तातेड़ इज ए सीए फर्म, सपोज ले लीजिए मेरा एक फर्म है सीए फर्म, एटी एंड कंपनी सीए फर्म है अपनी। हम सीए प्रैक्टिस में हम कोई भी ऑडिट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ ओके एश्योरेंस इंगेजमेंट करते हैं और रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। अगर आपको याद होगा एसएई होगा, एसआरएस होगा, ये सब ओके हम सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। हम हमारे पास एक भी ऑडिट नहीं है, मालिक, समझ में कुछ समझने की कोशिश करो। तो हमारी फर्म को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ओके हम अप्लाई करेंगे एसक्यूसी 1 फॉलो करना पड़ेगा, एज ए सीए फर्म एसक्यूसी 1 फॉलो करना पड़ेगा। एनी सीए फर्म वेदर यू टेक ऑडिट और नॉट, यू नीड टू फॉलो एसक्यूसी 1। तो सर फिर एसए 220 का क्या कंटेक्स्ट है? ओके अब उसी का एग्जांपल समझते हैं। लेट अज्यूम मैं सीए फर्म हूं, मेरे पास 10 ऑडिट्स है, 10 ऑडिट है, कंपनी का ऑडिट है, 10 कंपनी का ऑडिट है। ओके एग्जांपल एचयूएल का ऑडिट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ऑडिट है, ओके एचडीएफसी बैंक का ऑडिट है, बहुत बड़े बड़े ऑडिट है, मां कसम तोड़ ऑडिट है भाई। ओके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑडिट का। ओके ये सब बड़े बड़े ऑडिट है हमारे पास, ये सारे ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी बड़ी है मालिक, समझना कोशिश करो। ये सारी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है मालिक। आत्मा आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके तो ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स है। ओके एसए 220 10 ऑडिट्स है मेरे पास, मुझे 10 ऑडिट्स में एसए 220 फॉलो करना पड़ेगा। यानी ऑडिट 1 में भी एसए 220 करना पड़ेगा, ऑडिट 2 में भी एसए 220 करना पड़ेगा, ऑडिट 3 में भी एसए 220 करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मुझे जो एसए 220 बोल रहा है वो हर ऑडिट एंगेजमेंट में फॉलो करना पड़ेगा, हर ऑडिट इंगेजमेंट में मुझे एसए 220 फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मालिका? तो सर मेरे को एसक्यूसी 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, एसक्यूसी 1 एप्लीकेबल होगा सीए फर्म को, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फॉलो करना पड़ता है। ओके यूजुअली ईयरली 31 मार्च को फॉलो करते हैं, डिपेंड ऑन अगेन ओके 31 मार्च कंपल्शन नहीं है, जब भी चाहिए तब कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैं बोल रहा हूं एग्जांपल सीए फर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फॉलो करेगी एसक्यूसी 1। आप ऑडिट लो या ना लो एसक्यूसी 1 एप्लीकेबल है। और मैं जब एसक्यूसी 1 आपको समझा रहा हूं इसका मतलब एसक्यूसी 1 अपने सिलेबस में है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं बड़बड़ भी नहीं करता एसक्यूसी 1 पे मालिक। एसआरएस, एसआरई, एसएई पे बड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं, एसक्यूसी 1 पे कर रहा हूं। और एसक्यूसी 1 है कंफ्यूजिंग है, तो एसक्यूसी 1 कब लिखना है, एसए 220 कब लिखना है, ये क्लियर होना चाहिए तेरे दिमाग में।
अगर मैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूं तो तेरा जिक्र हमेशा एसए 220 पे आना चाहिए, और मैं अगर सीए फर्म बोलूं तेरा जिक्र एसक्यूसी 1 के हिसाब से आना चाहिए। अगर मैं तेरे को बोलूं क्वालिटी कंट्रोल इन सीए फर्म, क्वालिटी कंट्रोल इन सीए फर्म, क्वालिटी कंट्रोल इन सीए फर्म, वापस बोल रहा हूं क्वालिटी कंट्रोल इन सीए फर्म, ओके प्लीज एंश्योर एसक्यूसी 1। क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसए 220, मेक इट श्योर, ये दिमाग में फ्रीज करो पहले। तो दोनों के, अरे दोनों में सेम है, ओके उसमें भी लेहम है, इसमें भी लेहम है, उसमें भी लीडरशिप है, इसमें भी लीडरशिप है, खाली 2-3 पॉइंट के, एक हाथ 2 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस है उधर और इधर, बट टू द एक्सटेंट प्लीज मेक इट श्योर ये अंडरस्टैंड रहे आपके कि एसक्यूसी 1 और एसए 220 में फर्क क्या है। तो अब आते हैं अपन एसए 220 में, जिधर जिधर एसक्यूसी 1 आएगा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा और लिंक वापस करते रहूंगा, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एसक्यूसी 1 और एसए 220 में फर्क क्या है। तो हर सीए फर्म को एसक्यूसी 1 फॉलो करना पड़ेगा। सर कितनी बार? एक बार। सीए फर्म को फॉलो करना पड़ता है, फर्म को, एक फर्म है तो एक बार फॉलो किया जाएगा एसक्यूसी 1। लेकिन अगर एसए 220 है तो एसए 220 कौन फॉलो करेगा? जिनके पास ऑडिट्स है, जो ऑडिट्स कर रहे हैं, और उनके जितने ऑडिट्स है उतनी बार एसए 220 फॉलो किया जाएगा। उनके जितने ऑडिट्स है उतनी बार एसए 220 फॉलो किया जाएगा। भारत माता की जय। आत्मा क्लियर है? मालिक समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी क्लियर? तो ये हुआ तेरा एसए 220 एंड एसक्यूसी 1 का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? तो जब भी मैं एसए 220 बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए मालिक? आपके दिमाग में आना चाहिए ओके एसए 220 इज एप्लीकेबल टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो जो ऑडिटर होगा उसने ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके घाई मत कहीं पर भी करना, घाई मत करना, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करेंगे, क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बस अभी एक एक चीजें लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। एंड आई डोंट वांट टू मिस विद चैप्टर, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैक्स टू मैक्स चैप्टर को ब्रेक कर सकता हूं, ओके ज्यादा, पर उससे ज्यादा शफलिंग करूंगा ना तो आपको मॉड्यूल के साथ पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। और मैं चाहता हूं कि कोई बंदा अगर चाहता है कि मेरी टेक्स्ट बुक ना पढ़े और मॉड्यूल पढ़ना है तो पढ़ना मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मॉड्यूल पढ़ के पढ़, ओके सारा कंसेप्ट मॉड्यूल बेस्ड ही है, मैं मॉड्यूल से बाहर जा ही नहीं रहा हूं। अपन ना यस में जाते हैं ना एसएम में जाते हैं ना ये कोई भी, मॉड्यूल से तुम बाहर गए तो दिक्कत है, वैसे ही है ना यार, यू बिकम वल्नरेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, तो मेक श्योर ये आपके दिमाग में रहे। तो मैं बस आपको क्लियर कर दिया। ओके तो अब यहां पर अपनी जो बात हो रही है वो आ रहा है एसए 220 के इसमें। ओके तो एसए 220 इज क्वालिटी कंट्रोल, एसए 220 इज बेटा, एसए 220 इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ एफएस। ओके जिसके अंदर ये लोग बोलते हैं 6 पार्ट्स तुमने ध्यान में रखने चाहिए। मैं बोला ठीक है 6 पार्ट्स मुझे बता दीजिए। तो आज मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं अभी लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी खत्म करूंगा और दूसरा इथिकल रिक्वायरमेंट का बेसिक खत्म करूंगा। बाकी जो डिटेल आंसर रहेंगे ओके वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। ओके तो सबसे पहला पॉइंट लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी में क्या होता है। अब यहां पर ये लोग लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी में क्या बोलते हैं। ओके लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं। पहला सर लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी मतलब क्या? स्टैंडर्ड 220 बोलता है ओके देयर शुड बी समबडी हु शुड बी ए लीडर फॉर एन एंगेजमेंट। कोई ना कोई तो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी। बिना उसके हम कैसे काम करेंगे? कल किसको पकड़ेंगे अगर कुछ प्लस माइनस हुआ? कहीं ना कहीं देयर शुड बी सम लीडरशिप बंदा ना। वो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? वो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, एमसीक्यू के हिसाब से ध्यान रखना मालिक, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए किसके पास मालिक? इंगेजमेंट पार्टनर के पास। वापस पेन का प्रॉब्लम चालू, पागल साला। इंगेजमेंट पार्टनर के पास। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए मालिक? इंगेजमेंट पार्टनर के पास। वापस बोल रहा हूं, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए मालिक? इंगेजमेंट पार्टनर के पास। नाउ सर माय क्वेश्चन इज हु इज इंगेजमेंट पार्टनर? Okay, who is engagement partner? Engagement partner refers to the partner or a person of a firm who is responsible for audit engagement. ओके इंगेजमेंट पार्टनर एक ऐसा बंदा होगा ओके जो सीए फर्म में होगा, सीए फर्म में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये ऑडिट इंगेजमेंट खत्म करे।
एग्जाम्पल, ओके, अगर एज्यूम करते हैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एटीएन कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अमित तातेड़ प्रोप्राइटर है। अब अमित तातेड़ बोलता है एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब मैं खुद एंगेजमेंट पार्टनर हूं एक पर्टिकुलर सीए फर्म ऑडिट के लिए। लेकिन एज्यूम करते हैं मैंने मिस्टर एक्स एज ए सीए है, जो पार्टनर नहीं है मेरा, मेरा एम्प्लॉई है, उसको मैंने अपॉइंट किया है। मिस्टर एक्स मेरे अंदर है एम्प्लॉई हु इज ऑल्सो ए सीए, और मैंने उसको बोला है कि तू ये ऑडिट खत्म करेगा और मैं उसको बाद में साइन करूंगा और मैं चेक करूंगा, रिव्यू करूंगा और मैं देखूंगा और चेक करूंगा। नाउ मिस्टर एक्स बिकम एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर मींस अ पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म। कान खुले, एंगेजमेंट पार्टनर मींस कौन है? ओके, ये आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, लिख सकते हो, लिखना है तो आपके नोट्स में। एंगेजमेंट पार्टनर मींस कौन? या तो पार्टनर, ओके, और अदर पर्सन इन द फर्म। अदर पर्सन इन द फर्म, पर दोनों बंदे इन द फर्म के होने चाहिए। अदर पर्सन इन द फर्म, एंगेजमेंट पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म, फर्म में होने चाहिए। ओके, फर्म में होने चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है पूरा ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, ही इज एंगेजमेंट पार्टनर। ओके, तो एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी इश्यूज आते हैं, हम उसके पास जाएंगे। कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी इश्यूज आएंगे, हम किसके पास जाएंगे? उसके पास जाएंगे। ओके, सारी चीजें वो बंदा सॉल्व करने वाला होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट पार्टनर। तो ऐसे 220 बोलता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एंगेजमेंट पार्टनर को देने चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर को देने चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? हु इज दैट एंगेजमेंट पार्टनर? आपके फर्म का ही कोई पार्टनर जिसके हाथ में ये ऑडिट होगा, या आपके फर्म का कोई दूसरा बंदा जिसके हाथ में ये ऑडिट होगा। ओके, लेट टेक एन एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूं। ओके, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जीएमजे, गुप्ता महेश्वरी एंड जैन। गुप्ता महेश्वरी एंड जैन सर के पास मैं अपने आर्टिकलशिप पीरियड में था। ओके, संजीव महेश्वरी सर के अंदर मैं था। सीमेंस के सीमेंस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो एक पर्टिकुलर एक कंपनी का ऑडिट था उनके पास। ओके, वो ऑडिट पे मैं गया था। ओके, अब वहां पर एंगेजमेंट पार्टनर, क्योंकि जीएमजे, गुप्ता महेश्वरी एंड जैन, इज ए मल्टी पार्टनर फर्म। अब मेरे अपने सर के इसमें मल्टीपल पार्टनर फर्म है। ओके, तो इनके ऑडिट्स में जब गया था मैं, इनके पास जब मैं काम कर रहा था, तो इनके मल्टीपल पार्टनर्स थे, 10 एक पार्टनर्स थे तभी। अभी तो बहुत बड़ी फर्म हो गई है, 10 एक पार्टनर्स थे तब। जो रिस्पॉन्सिबल था ये ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, वो थे संजीव सर। और संजीव सर पूरी तरह वो ऑडिट कंप्लीट करते थे। ओके, दैट इज नथिंग बट एंगेजमेंट पार्टनर। संजीव सर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर कल कुछ भी इश्यूज आए तो वो फर्म में से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी? संजीव सर को। ये ऐसे 220 जिक्र करता है। तो ऐसे 220 का कॉन्सेप्ट ये जिक्र करता है। तो ऐसे 220 एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। इनको क्या करना होगा? एंगेजमेंट, क्यों ये इतना पॉइंट है? ओके, इनकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या क्या इनको ध्यान में रखना होगा? ओके, 4 चीजें इन्होंने नोट रखनी चाहिए, और तूने भी नोट रखनी चाहिए 4 चीजें। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में 4 चीजें क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ओके, दे शुड कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी ओके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, उसको इन्होंने कंप्लाई करना चाहिए। 100% स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, इथिकल रिक्वायरमेंट जो भी होगी, वो सारे स्टैंडर्ड्स इन्होंने कंप्लाई करने चाहिए। ठीक है मालिक? ओके, डोंट यू थिंक पीपी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कुछ फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए होंगे। ओके, इन्होंने एंश्योर करना चाहिए कि देखो फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, उनको वो कंप्लाई होने चाहिए। यानी जब भी जो भी ऑडिट कर रहा होगा, जो भी ये कर रहा होगा, उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो हो। सेकंड, उन्होंने ध्यान रखना चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पूरी तरह कंप्लाई हो मालिक। तीसरा पॉइंट, ओके, ऑडिट रिपोर्ट जो इश्यू होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंसेस में। ऑडिट रिपोर्ट जो भी इश्यू करे वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सर, व्हेन आई से एप्रोप्रिएट मतलब क्या? एग्जांपल, अगर भाई ओपिनियन क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई होना चाहिए, अनमॉडिफाइड रखना है तो अनमॉडिफाइड रखना चाहिए। सर, ये क्या है? ओके, ये 2 लेक्चर के बाद देखेंगे, चैप्टर 11 जब चालू करेंगे, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 1 आई विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 11 ओनली, ऑडिट रिपोर्ट्स। ओके, तो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट ऑन सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए मालिक। ओके, परफेक्ट मालिक, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस होनी चाहिए। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये द एंगेजमेंट टीम शुड हैव दैट एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स। एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं बोला,
ओके, ये पार्टनर के नीचे एक टीम होगी जो ऑडिट करने जाएगी, आर्टिकल्स होंगे, सीएस होंगे, जो भी होगा। ओके, वो एक टीम होगी। दे शुड बी एबल टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है। अगर इंगेजमेंट पार्टनर एकदम खतरनाक निकला, खतरनाक निकला मतलब ऐसा कि जो बोल रहे हैं वो खत्म कर, ओके, और कोई क्वेरी पूछने आया उसके पास, एग्जांपल मैं आपका इंगेजमेंट पार्टनर हूं, आप मेरे पास क्वेरी पूछने आए हो, ओके, मैं बोलूंगा मेरे से पूछ मत, तू सारे के सॉल्व कर, कैसे भी खत्म कर, मेरे को मेरे पास मत आ। ओके, दिस इज नॉट ए लीडरशिप। ये नहीं होना चाहिए। यू शुड रेज कंसर्न एंड आई शुड एबल टू सॉल्व दैट कंसर्न, एंड दैट इज व्हाट फोर थिंग्स आई नीड टू टेक केयर। ऐसे 220 बोलता है ये चार चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑडिट में होनी चाहिए। अगर आप ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल चाहते हो तो ये चार चीजें आपके ऑडिट में होनी चाहिए। सबसे पहला, आपके ऑडिट में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई होने चाहिए। दूसरा, आपके ऑडिट में पॉलिसी प्रोसीजर आपके जो फर्म के है वो पूरे कंप्लाई होने चाहिए। तीसरा, आपके ऑडिट में जो आपकी रिपोर्ट देनी चाहिए वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट आनी चाहिए। और चौथा, आपके इंगेजमेंट टीम अगर कोई भी कंसर्न रेस कर रहा होगा तो कंसर्न को एकदम फ्रीली, यानी विदाउट डरे वो कंसर्न रेस कर सके। ओके, विदाउट द फियर ऑफ जो भी कुछ भी उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, उसके बिना इन्होंने कंसर्न रेस करने चाहिए। मालिक, एवरीडे क्लियर? ओके, एंड एकदम क्लियर कट। ये सब केस में याद, एक फैक्ट याद रखना, द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। ये सब करते वक्त एक ध्यान रखना, क्वालिटी इज एसेंशियल इन ऑडिट एंगेजमेंट्स। क्वालिटी इज एसेंशियल इन ऑडिट एंगेजमेंट्स। दैट्स योर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी सबके दिमाग में जेपी मालिक। ओके, तो वापस समझाता हूं लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी क्या बोलता है। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी, ओके, वापस आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एसए 220 अपन चार्ट में देखेंगे, रिकॉल करेंगे चैप्टर 1 का चार्ट। चैप्टर 1 का चार्ट दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या होगा आपके लिए, बेसिक, और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड। बेसिक में कितने गए, 7 क्वेश्चन, ओके, और स्टैंडर्ड में कितने हैं, 200 और 220 और 210। अपन 220 के ऊपर है। बेसिक में अपन 7 क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। ओके, 220 में अपन को कितने करने हैं, 6। लिहेम करके याद रख, शॉर्ट फॉर्म लिहेम, लीडरशिप, इथिकल रिक्वायरमेंट, ओके, उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंड लास्ट पॉइंट मॉनिटरिंग, जिसमें से अपन ने लीडरशिप अभी खत्म किया। सर लीडरशिप समझाने के पहले मैंने आपको समझाया इंगेजमेंट पार्टनर होना जरूरी है। आपका क्वेश्चन था इंगेजमेंट पार्टनर कौन है, तो मैंने आपको समझाया इंगेजमेंट पार्टनर वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन का सीए फर्म का एक पार्टनर होगा या तो कोई दूसरा पर्सन होगा जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी इंगेजमेंट करने की, ऑडिट खत्म करने की। ओके सर, ये इंगेजमेंट पार्टनर की लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या है, तो इसकी लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या थी, 4 थी। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेगा। दूसरा, ये पीपी को ध्यान रखेगा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को मैं पीपी बोलता हूं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को कंप्लाई करने में एंश्योर करेगा। तीसरा, ये रिपोर्ट जो इशू करेगा वो अप्रोप्रिएट होगी सर्कमस्टेंस में। और चौथा, इसके जो टीम मेंबर है वो कंसर्न रेस कर सके विदाउट द फियर, उनके दिमाग में फियर नहीं रहे। तो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए मेरे, इसमें लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज होनी चाहिए मेरी। तो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज में आपने क्या क्या लिखा, ओके, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं आपने। 4 पॉइंट है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। दूसरा, पीपी को कंप्लाई करना चाहिए। तीसरा, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और चौथा, ओके, कंसर्न्स रेज करने चाहिए विदाउट फियर, विदाउट फियर। ये मालिक मेरे ख्याल से समझ में आया। और ये चारों पॉइंट किसके पास रहेगा, ओके, इंगेजमेंट पार्टनर। किसके पास रहेगा मालिक, इंगेजमेंट पार्टनर। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, ये हुआ तेरा पहला स्टेप। पहला स्टेप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता मालिक। पहले पॉइंट पे अपन ने कहानी खत्म कर दी। तो एक बार इसको अपन अपडेट कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट में देख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट में क्या बोल रहा है। ओके, ये है तेरा पैरा नंबर 10th, जहां पर अपन 10th पॉइंट में एसे 220 को कवर करेंगे। ओके, दिस इज योर एसे 220, मेक इट श्योर, ये आप दिमाग में रखे, एसे 220 अपन देख रहे हैं। ओके, अब एसे 220 में क्या बोला हुआ है, द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट है, 6 पॉइंट मैंने आपको बताया था। लीडरशिप, इथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। 6 पॉइंट वापस आपने ध्यान में रखने हैं। लीडरशिप, ethical requirement, acceptance and continuance, human resource, engagement performance and monitoring. That's it. Colleague, everybody clear? पहले, सबसे पहले 10.1 क्या बोलता, 10.1 leadership responsibility for quality on audits as per SA 220 engagement partner. Now मेरे ख्याल से वेरी क्लियर। एंगेजमेंट पार्टनर, हु इज एंगेजमेंट पार्टनर, ही मे बी ए पार्टनर और ही मे बी अदर पर्सन इन द फर्म। ये दिमाग में रख लीजिए, चाहिए तो इसके बाजू में नोट करके रख लेना। एंगेजमेंट पार्टनर इज either पार्टनर और अदर पर्सन इन ए फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट shall take a responsibility for overall quality on audit engagement to which that partner is assigned. That actions of engagement partner and appropriate messages to the other members of engagement team in taking responsibility for overall quality on each audit engagement emphasize.
यानी वो इंगेजमेंट पार्टनर और उसका अप्रोप्रिएट मैसेज जो सबके पास जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए मालिक। रुको एक सेकंड, ये थोड़ा सा वापस मिस्ड हो गया। क्या क्या होनी चाहिए, तो ये बोला हुआ है क्या क्या। परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है मालिक। कंप्लाइंग विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है मालिक। इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है मालिक। द एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स, रिप्रेजल्स मतलब अप्रेजल्स ना होके उनके उनको डिमोट किए जाएंगे, निकाला जाएगा। ओके, रेज कंसर्न्स। ओके, तो ये चार चीजें ओके अपने को एंगेजमेंट पार्टनर का ध्यान रखना है। तो ये चार चीजें अपने को एंगेजमेंट पार्टनर के हिसाब से ध्यान रखना है। एंड लास्ट द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, दैट्स इट। क्वालिटी के बिना ऑडिट एंगेजमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्वालिटी के बिना ऑडिट एंगेजमेंट होना ही नहीं चाहिए। एवरीबडी क्लियर? ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना मालिक। ओके, ये हुई बस, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है जो अपने लिए रिलेवेंट है। ओके, ध्यान रखने लायक है। ओके, ये हुआ तेरा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, नाउ आफ्टर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ वी आर मूविंग अवर्ड। तो ऐसे 220 क्या बोलता है, तो ये रखो, ठीक है, रखेंगे मालिक, रख देंगे मालिक, कर लेंगे मालिक। अब ऐसे 220 बोलता है, अगले पॉइंट पे जाओ, दैट इज कॉल्ड इथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है मालिक, इथिकल रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। इथिकल रिक्वायरमेंट में ओके सेकंड एस्पेक्ट्स में अपने पास जो आता है वो इथिकल रिक्वायरमेंट आता है। इथिकल रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है, इथिकल रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है। देखिए ओके, जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसने सर्टन इथिकल रिक्वायरमेंट एज पर एसए 220 कंप्लाई करना चाहिए। ये इथिकल रिक्वायरमेंट कोड ऑफ इथिक्स भी बताता है। सर अब नया शब्द आ गया, कोड ऑफ इथिक्स। आप जब सीए फाइनल में जाओगे तो आपको आएगा कोड ऑफ इथिक्स। चार्टर्ड बनने के बाद अपन सब अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते भाई, तो अपने हिसाब से काम करेगा। ओके, ये ऐसा नहीं होगा। तो अपनी इंस्टीट्यूट बोलती है अपन सर्टन कोड ऑफ एथिक्स अपन मिलके बनाएंगे। अपनी इंस्टीट्यूट मतलब अपन लोग ही है, और अपन सब मिलके कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं जो सबने फॉलो करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी दे सकता हूं। चार्टेड अकाउंटेंट कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, इसीलिए आप देख लेना ओके, आपको कहीं पर भी सीए फर्म की एड नहीं मिलेगी। सीए फर्म के पास पैसा कम थोड़ा ना है यार, बहुत सारे सीए फर्म है जिनके पास पैसा तोड़ है। ओके, लेकिन वो ऐड क्यों नहीं करते, क्यों नहीं ऐड करते, दे दो ना टीवी पे। अरे बिग फोर्स है, पीडब्ल्यूसी, ऐसा क्यों नहीं ऐड आता। अरे क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग, पीडब्ल्यूसी, ओके क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग, अरे यार केपीएमजी, ऐसा क्यों ऐड नहीं आता इनका, इनका ऐड कहीं पर भी नहीं आता। बिग फोर्स क्या ले लो, कोई भी सीए फर्म का ले लो यार, क्योंकि हमारे पास सर्टेन कोड ऑफ इथिक्स है दैट वी शुड नॉट सॉलिसिट अवरसेल्फ। अब सीए फाइनल में जाने के बाद ये पढ़ोगे, कोड ऑफ इथिक्स अपने को फॉलो करना है। प्रोफेशनल इथिक्स बोलते हैं इसको, प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनली अपने को ध्यान रखना होगा। तो कोड ऑफ इथिक्स भी अपने को इथिकल रिक्वायरमेंट बताता है, और वही एसए 220 भी इथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करने बोलता है। तो कोड ऑफ इथिक्स और एसए 220 का ये मिक्सचर है मालिक। तो सबसे पहले एसए 220 क्या बोलता है, कितने इथिकल रिक्वायरमेंट है। ओके, तो पहले एसए 220 की बात करते हैं, फिर कोड ऑफ इथिक्स का भी जिक्र इसमें किया हुआ है। आपके सिलेबस में सर्टेन बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट कोड ऑफ इथिक्स का दिया हुआ है। ओके, वो अपने को यहां पर रखना है। सीए फाइनल में मेजर है, सीए फाइनल में ये अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क का चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स, और वो 15-16 घंटे का लेक्चर है, सिर्फ वो चैप्टर है वो, और 16 मार्क का चैप्टर है वो। बहुत जबरदस्त है, बहुत इजी चैप्टर है, पढ़ने में मजा आता है वो। ओके, तो उसका एक छोटा सा जिक्र यहां पर रहेगा, लेकिन सबसे पहले एसए 220 क्या बोलता उसके हिसाब से अपन बात करते हैं। एसए 220 बोलता है कौन, यहां पर अगर इथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है तो आपने 5 चीजों का ध्यान रखना है। सर 5 चीजों का ध्यान रखना है, ओके गुड इनफ, हम लोग रखेंगे सर। ठीक है सर, 5 चीजों का क्या क्या, हाँ ये 6 चीजें हो गई, मां कसम। ओके, 5 चीजों का क्या क्या, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑडिटर तेरे पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आएगी, तेरे हाथ में क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आएगी, सर्टन कॉन्फिडेंशियल होगी, सर्टन सेंसिटिव होगी, सर्टन इंफॉर्मेशन ऐसी होगी भाई जो बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे पूरा क्लाइंट निर्भर है। ओके, इंफॉर्मेशन तू शेयर नहीं करेगा बाहर वालों के साथ, तू अपना ओपिनियन दे रहा है। ओके, तू इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, तू अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ओके, लेकिन तेरे को जो एविडेंस मिले हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बहुत सेंसिटिव होगी, जो बहुत बारीकी से होगी। एग्जांपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए जा रहा होगा, वो इंफॉर्मेशन तेरे पास आ रही होगी। ओके, तू शेयर नहीं करेगा। मेक श्योर ऑडिटर यू विल नॉट शेयर कॉन्फिडेंशियलिटी अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ।
अगर लॉ की वजह से तेरे को शेयर करना पड़ रहा है, लॉ की वजह से तेरे को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, तो करना पड़ेगा। बाकी अनलेस अनटिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर, तो तू शेयर नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। पहला पहला इथिकल रिक्वायरमेंट, इथिक्स फॉलो कर तू। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, सिद्धांतों वाला बंदा होना चाहिए तू, सिद्धांत पे चलने वाला इंसान होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। The person should be having an utmost integrity, utmost integrity. Okay, integrity होनी चाहिए तेरी, integrity। सिद्धांत पे चलने वाला है, सिद्धांत। ब्राइब्स नहीं लेना चाहिए तूने। ओके, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दैट्स ब्राइब्स का कॉन्सेप्ट। सिद्धांत पे चलना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सर, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? ऑब्जेक्टिविटी मतलब यू शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव। While providing an opinion, you should be always an objective person rather than subjective. यानी जब भी हम लोग ओपिनियन कुछ देने वाले रहेंगे, तो हमने ऑब्जेक्टिवली ओपिनियन देना है, सब्जेक्टिव रहकर नहीं देना है। अब सर, इसके ऊपर अपन एम्फेसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अभी यही बताता हूं, तू सब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए। यानी तेरे ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तेरा ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मालिक। ओके, तो तू ऑब्जेक्टिव रहे हमेशा, सब्जेक्टिव मत बन मालिक। तो तीसरा पॉइंट, तू ऑब्जेक्टिव रहे। चौथा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन कर। प्रोफेशनल बिहेवियर इज मस्ट। प्रोफेशनल बिहेवियर का एक एग्जांपल अपन दे सकते हैं। ओके, एग्जांपल, ओके, अपने क्लाइंट को लोन चाहिए था, अपन का बैंक के साथ रेफरेंस अच्छा है, अपन बैंक को कुछ बात करते हैं। ओके, अपन क्लाइंट को और बैंक को मिला सकते हैं और उनको लोन देने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात कर सकते हैं। लेकिन अपन ने ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तू एक काम कर, ओके, बैंक मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई बैंक मैनेजर तू एक क्लाइंट को लोन दे, मैं 10% मेरे को मिल रहा है वो लोन का, मैं उसमें से 2% तेरे को दूंगा। दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल बिहेवियर मालिक। Understand, professional behavior does not go with the dressing. Professional behavior is your behavior, how you behave. Dressing matters a lot. Dressing matters a lot for auditors also. Make it sure. फंकी ड्रेस ये सब नहीं चलेंगे, ये भी कोड ऑफ एथिक्स का एक पर्टिकुलर हिस्सा है भाई, मेंटेन करना जरूरी है अपने को। ओके, अरे यार ऑडिटर, अरे भाई एज ए मतलब बहुत इज्जत वाला आदमी है यार। ओके, तो तेरे को प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा हमेशा। प्रोफेशनल बिहेवियर एंड अलोंग विद प्रोफेशनल बिहेवियर, अगला पॉइंट तो तेरे को ऑलरेडी पता है, प्रोफेशनल कंपीटेंट होना चाहिए तू। प्रोफेशनल कंपीटेंस होना चाहिए तेरे अंदर। प्रोफेशनल कंपीटेंस, वापस पेन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, 2 मिनट में। कंपीटेंस होना चाहिए एंड ड्यू केयर। सर, प्रोफेशनल कंपीटेंस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपन ने समझाया था, अगर आपको याद होगा, तो जब मैं क्वालिटी ऑफ ऑडिटर बोल रहा था, तो कॉम्पिटेंस के बारे में मैं समझा रहा था। वी शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट ऑडिट। बेस्ट एग्जांपल, ओके, मेरे को बताओ, अगर मैं ऑडिटर हूं, तो मेरे को कौन सा नॉलेज होना चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 का या कंपनीज एक्ट 1956 का? 2013। ऐसा क्लाइंट आके नहीं बोलना चाहिए मेरे पास नॉलेज 1956 था। क्लाइंट आके बोल रहा मेरे को, अरे भाई 2013 आ गया। मैं बोला अच्छा आया क्या, मैं देखता हूं, अभी मालूम नहीं मेरे को। ओके, ये कंपिटेंस नहीं हुआ रे। तो make it sure you understand these 5 ethical requirements which are given by SA 220. What are the 5 ethical requirement? Confidentiality, integrity, objectivity, okay, professional behavior and professional competence and due care. ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो कोई भी ऑडिट रिक्वायरमेंट के लिए आपका ये याद रखना है कि भाई इथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। इथिकल रिक्वायरमेंट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। इथिकल रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा आपको। ओके, लेकिन अपनी इंस्टीट्यूट बोलती है खाली इथिकल रिक्वायरमेंट ध्यान में नहीं रखने का, इथिकल रिक्वायरमेंट प्लस प्लस प्लस, यानी ये 5 चीजें तो तुम्हें ध्यान में रखनी ही रखनी है। लेकिन अपने कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, कोड ऑफ एथिक्स जो सीए फाइनल में जाके बहुत डिटेल में पड़ेगा, अभी ब्रीफ में है। ओके, वो बोलते हैं तूने इंडिपेंडेंट भी रहना जरूरी है, इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना होगा। Independent, you should be independent to the firm, organization, you should be independent to that entity. You should not be dependent. Now how you will be independent will be discussed later on. बट राइट नाउ व्हेनेवर आई डिस्कस विद SA 220, तो आपने ध्यान रखना चाहिए। ओके सर, SA 220 का इथिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ SA 220 फोकस ऑन 5 एलिमेंट एंड कोड ऑफ एथिक्स अलोंग विद दिस इथिकल रिक्वायरमेंट। कोड ऑफ एथिक्स से अलोंग विद दिस इथिकल रिक्वायरमेंट वी शुड टेक केयर ऑफ इंडिपेंडेंट आल्सो। यानी 6 पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स बोलता है, SA 220 खाली 5 पॉइंट बोलता है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता हम खाली SA 220 फॉलो करें, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अबे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं किया ना, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा तेरे अगेंस्ट।
अपना इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा तेरे अगेंस्ट। तो मेक इट श्योर यू नीड टू फोकस ऑन ऐसे 220 प्लस कोड ऑफ एथिक्स, ये दोनों का मिक्सचर होके ये मेरे को 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये 6 पॉइंट के बारे में अपना इंस्टीट्यूट जिक्र कर रहा है। ओके, अभी अपना मेजर डिस्कशन होगा वो इंडिपेंडेंस में होगा अगले लेक्चर में। राइट नाउ आई विल बी हॉल्टिंग ओवर दिस पॉइंट ओनली। तो एक बार मैं वापस समझा दूं, इथिकल रिक्वायरमेंट कितनी है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपिटेंस। अलोंग विद दिस, ओके, इंडिपेंडेंट नीड टू बी टेकन केयर। There is a big discussion also. One basic point is there. Okay, independence मतलब क्या? I should be independent of the entity. Independent याद होगा तो लेक्चर 1 में भी अपने डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा समझो ना यार, मेरे भाई का मैं ऑडिट कर रहा हूं, मेरे भाई की एक एंटिटी है और वो मैं उसका ऑडिट कर रहा हूं, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा हूं। डोंट यू थिंक मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा क्या? नहीं। ये टर्म इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत बार कंफ्यूजन आता है। सर आपको नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव रहना और इंडिपेंडेंस रहना ये दोनों सेम है? क्योंकि इफ आई एम इंडिपेंडेंट देन ओनली आई विल बी ऑब्जेक्टिव, इफ आई एम नॉट इंडिपेंडेंट आई विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव, आई विल बी सब्जेक्टिव। पर दोनों में डिफरेंस है। विल डिस्कस दिस इन लेक्चर नंबर 4। बट ये दोनों में जबरदस्त डिफरेंस है, बहुत बहुत एकदम टेक्निकल डिफरेंस है मालिक। इंस्टीट्यूट ये दोनों टर्म अलग अलग क्यों यूज कर रही है और इंस्टीट्यूट क्यों चाहती है कि ये दोनों टर्म को फॉलो करना चाहिए? मेक इट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली इन नेक्स्ट लेक्चर। तो राइट नाउ यहां पर मैं होल्ड करूंगा और एक बार मैं सिर्फ आपको चैप्टर 1 से ये नोट से गो थ्रू करके दिखा रहा। ओके, आप देख सकते हो इथिकल रिक्वायरमेंट, ओके, रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The auditor shall comply with relevant ethical requirement, including those pertaining to independence, यानी independence in additional में ध्यान रखना होगा, relating to financial statement of audit engagements। यानी आपको खाली ethical requirement ध्यान में नहीं रखनी है मालिक, ethical requirement के साथ में independence को भी ध्यान रखना है। The code established the following as the fundamental principle of professional ethics relevant to the auditor when conducting an audit of financial statement: integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, professional behavior। सीक्वेंस चेंज है, अपना सीक्वेंस है confidentiality, integrity, objectivity, professional behavior, professional competence and due care। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और आगे का कॉन्सेप्ट है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मालिक। टेक केयर, एंजॉय फॉर द डे। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट जा रहा है, कैसे जा रहा है। ओके, तो लॉजिकली बस इतना बता दूं, ऐसे 220 में ओके अपने 2 पॉइंट खत्म हुए हैं। ऐसे 220 को अपने को 6 पॉइंट करने हैं, जिसमें से 2 पॉइंट खत्म हुए हैं, लेकिन दूसरा और एलोबरेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है जो डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं मालिक। टेक केयर, एंजॉय द डे मालिक।